अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक का तीसरा इंटरव्यू और है अबरार अहमद का। अबरार भाई का ये कतर बेस्ड बायोमेडिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं। सिटीस्केप्स और लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं इनकी। सो हम बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अबरार भाई की तरफ चलते हैं और उनसे सवालात और उनका काम देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स एंजॉय दिस सेशन। अबरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहरुख भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक सर ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक। सर हम चलते हैं अपने सवालात या फिर आप मैं बताएं एक कैसे काम करता हूँ, सेशन। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, पहले वो मैं डिफाइन करता हूँ, फिर सवालात की तरफ आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एंड में जो लास्ट आखिरी सेशन में हम लोग फोटोज का दिखा दूंगा उसमें। तो सही। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। इसमें मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ पुरानी फोटो मेरी मिल जाती, लेकिन मुझे 2015 से पुरानी फोटो कोई नहीं मिली। शाहरुख भाई, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? सर बिल्कुल पावर पॉइंट खुल चुका है। ये फोटो मैं तारीख के साथ चल रहा हूँ, ये 2016 की फोटो है। मैं चाह रहा था कि 2015 की, उससे पहले की फोटो मुझे मिल जाती, और मैं ज्यादातर मैंने स्क्रीनशॉट्स ही लिए हैं, लाइट रूम से ही निकाली है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत रिटचिंग की है, ज्यादा मैंने नहीं की। तो ये मैंने तारीख फरवरी 26 2016 में ये फोटो ली थी। इसमें दिखाना चाह रहा था कि बताने का या दिखाने का इस फोटो का मकसद ये है कि अगर देखेंगे इसमें हॉराइजन सही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें बड़ी बिखरी हुई हैं, अपनी अपनी जगह पे नहीं है। तो जब मैंने सम चीज़ें स्टार्ट की, फोटोग्राफी या स्टार्ट की, तब मुझे एक कुन जहन था और मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये फरवरी की है। उसके अलावा अगर 16 में ही जुलाई में अगर आप देखें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। बकरी के का क्या रोल है यहाँ पर, आधा मैंने उसको क्यों काटा, फिर पीछे जो एक आंटी खड़ी हैं उसका क्या रीज़न है। सो बच्चे इस तरह घुल मिल रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है। स्लोली फिर 2017 के अगर मैं देखूं सितंबर में, तो एक ऊंट पे चलता हुआ एक बंदा आ रहा है, ग्रीनरी है, होराइजन फिर वो उसी सही जगह पे नहीं है, रीडिंग लाइन में क्या लूँ क्या है, कुछ चीज़ मतलब प्रॉपरली कंपोज नहीं है, खाना है लेकिन कोई टेस्ट नहीं है, कुछ जायका नहीं है। ठीक है, फिर उसी तरह फिर अगर मैं इस फोटो की तरफ आऊँ, ये मेरे ख्याल में शायद 2017 की ही है, शायद एंड की है या फिर 18 के स्टार्ट की है। तो मैंने सिर्फ सेटिंग्स का दिखा रहा था कि मैं 2470 यूज़ किया है, 2.8 लेंस में मैं फोटो ले रहा हूँ, आईएसओ मैंने 100 रखा है, 125 सेकंड्स है। मुझे नहीं मालूम कि मैं 2.8 पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब से 2.8 की फोटो नहीं बनती, इस फोटो में सबसे जो मिसिंग एलिमेंट है वो लाइट है। ठीक है, मुझे अगर मैं देखूं तो हाथ की तरफ मुझे ग्रीन मतलब थोड़ी सी वार्म लाइट मिल रही है हाथों पे, लेकिन वो आउट ऑफ फोकस है। मुझे नहीं आइडिया कि मैं 2.8 पे क्यों ले रहा हूँ। ये चल रही कहानी ये भी मेरे ख्याल में शायद 17 की एंड और 18 की होगी। फिर अगर मैं यहाँ पे आया, जब चीज़ें समझना शुरू की है मैंने, ये अच्छा ये जनवरी 18 की है, सॉरी, वो मेरे ख्याल में 17 एंड की होगी। जनवरी 18 में जब थोड़ा बहुत सीखा, अब महीने का डिफरेंस अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, सितंबर और अगर मैं ये जनवरी 18, ठीक है, कुछ चीज़ों को सीखा, लाइट को समझा, थोड़ा सा लाइट की अंडरस्टैंडिंग आई, फिर अपनी लाइट अपनी तरफ से ऐड किया, फोटो अच्छी ली, कुछ बेहतर ली। शेडो, स्ट्रॉन्ग शेडो अगर आप हाथ के इर्द गिर्द देखेंगे, ठीक है, लाइट प्रॉपरली क्लियर नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, अब लोगों के हिसाब से ये अच्छी फोटो होगी। ये मैं एक प्रोग्रेस और एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद में अगर 18 के तीसरे महीने में आता हूँ, तो मुझे एक चीज़ नजर आती है कि मैंने लाइट ऐड की, बैकग्राउंड हाई कंट्रास्ट फोटो ले रहा हूँ, मुझे स्पीड का अंदाजा नहीं हो रहा लाइट का, कि मैं इतनी ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन और उस चीज़ों से मेरा थोड़ा बहुत लिंक बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं उसी जनवरी की 2009 के उसमें आया, लाइट मुझे समझ में आई, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, फ्रेम बना रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ या खींच रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं ये फोटो देखूँ, जो ये मेरी 2019 के एंड की फोटो है। ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, चीज़ों में कंपोज कर रहा हूँ, एलिमेंट आ रहा है, लाइट को यूज़ कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने हिसाब से किस जगह रखनी चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें मैं फ्लैश ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं रिसेंटली अभी अगर इसको देखूँ, ये 2000 फरवरी 20 की है, तो हमने फरवरी 2016 से स्टार्ट किया था, फरवरी 2020 में कोई फ्लैश लाइट नहीं है, सिंपल सी फोटो है। ठीक है, सिर्फ क्या था कि थोड़ी सी रोशनी को समझा और अपने सब्जेक्ट को समझा और मैंने फोटो ली।
और असल में, और इसमें अगर मैं बिफोर आफ्टर आपको दिखा दूं तो मैंने सिर्फ एक्सपोजर एडजस्ट किया है, ठीक है, कोई कुछ भी इतना खास नहीं, सिर्फ एक्सपोजर एड किया। यहाँ पे भी अभी गलती है मेरी, मुझे एक्सपोजर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन मैं शायद अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे ले रहा था, ठीक है, और फिक्स आईएसओ पे ले रहा था, क्योंकि मुझे मेरे कैमरे की सेंसिटिविटी का पता है कि कितने आईएसओ पे मैं नॉइज दे सकता हूँ, तो मैं उसके मिड रेंज में आता हूँ। तो उस हिसाब से फिर अपर्चर ने जब वो यूज़ किया, मतलब लाइट जो अपर्चर को मैंने यूज़ किया है उससे लाइट थोड़ी एक्सीड हो गई। और तो ये सारी मैं एक सिंपल सी मैंने एक चीज़ बताया, अंडरस्टैंडिंग दी है। तो कहने का मकसद ये है सिंपल सर, कि कभी भी अंडरस्टैंडिंग आपके पास एकदम से नहीं आती, स्लोली स्लोली आती है, प्रोग्रेसिव आपको होना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, वर्कआउट खुद पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा सेशन बताने का। अच्छा, मैं सबसे ही तकरीबन ये बात पूछते हुए चल रहा हूँ कि फोटोग्राफी क्यों स्टार्ट की, यानी कि उसका कोई क्या हॉबी किस वजह से बनी, ये अच्छे खासे जो है वो बायो इंजीनियर हैं, फिर फोटोग्राफी की तरफ, या फोटोग्राफी क्यों शौक बना? बहुत सारे और शौक ठीक है। होते हैं लोगों के। सही है। अगर मैं इसमें रीजन ढूंढूं कि मैं यार क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीरियस हूँ इस सवाल से, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, क्योंकि आप एक चीज को अगर टाइम दे रहे हो और आप जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो टाइम का अगर अपनी एफर्ट्स दे रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो मुझे इसका रिजल्ट भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस पर वो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीरियस हूँ सवाल से। लेकिन क्यों करना चाह रहा हूँ, इसकी रीजन एक ही है कि ये काफी मुझे कह लो कि मतलब चूँकि मेरा अर्निंग सोर्स कोई और है, कुछ और है, मेरी जॉब है, तो इस हिसाब से अगर मुझे थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना होता है, अपना चीज़ों से हटना होता है, तो इसको एज अ टूल मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है, एज अ थेरेपी में यूज़ कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि काफ़ी सारी मतलब फ़ोटो लेने से मैं डिस्ट्रैक्शन जो मुझे हो रही थी मेंटल, जो मेरी डेली लाइफ की नेगेटिव थिंग्स या थिंकिंग या थिंग्स या कुछ भी कह लो उसकी वजह से होती हैं, तो उससे थोड़ा सा मैं माइंड साइड लाइन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हट जाती हैं, तो एक तरीके से आपको रिबूट मिल जाता है, फ्रेश होके मैं दोबारा से काम कर रहा हूँ। सो मेडिटेशन का काम करती है फोटोग्राफी मेरे लिए भी। एज अ कह लो कि मतलब हर फर्द का मतलब आप देखोगे किसी को शौक होता है पेंटिंग करने का, वो साथ में उसको एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग यूज नहीं कर रहा होता। किसी को शौक होता है मतलब हंटिंग करने का, किसी को सिर्फ शौक होता है बस घूमने फिरने का, कोई बाइक लेके निकल जाता है, कोई गाड़ी लेके निकल जाता है, किसी को गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है, किसी को बाइक में घूमना अच्छा लगता है, काफी लोगों को पैदल घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ लोग हंटिंग करते हैं, कुछ लोग परिंदे पालते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ये मतलब एक शौक एक तरह से, तो उस हिसाब से ये मेरे शौक की कैटेगरी में जाएगी। सर, आपने अपना तमाम 2016 से मुझे पीरियड दिखाया कि आप कैसे आगे डेवलप हो रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, तो उसी हवाले से मेरे ये था कि कैसे जो है वो हाउ टू लर्न योर सेल्फ, या सजेशन भी मेरे कुछ दोस्तों ने मांगी थी कि भाई कौन सी किताबें पढ़ी जाए या किसको देखा जाए, जिससे जो है वो एक बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग आए। इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें बहुत इनिशियल लेवल पे समझा दी जाती हैं जो अभी शायद समझने की नहीं होती, या फिर बिल्कुल ही शुरू में वो पता चलने की नहीं होती, मगर ये है कि फिर बाद में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। इसमें यह है कि देखें, लर्निंग हमेशा मेरा एक वो है, जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको ये बताया था कि लर्निंग प्रैक्टिस मेरा कोशिश हमेशा फोकस ये रहता है कि मैं सीखता रहूं और उस पर प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे उसके बाद उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप उसको सीखेंगे नहीं ठीक से मुझ से। क्योंकि सीखने से शायद आप मुझे वीडियो देख लूंगा, बुक पढ़ लूंगा, या किसी से जाके अंडरस्टैंड क्लास ले लूंगा, तो उसमें मुझे शायद 20% में सीख जाऊंगा, बाकी 80% जो है वो प्रैक्टिस से आता है। तो मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं डेली एक वीडियो देखता हूँ लाजिम। ये मैं पिछले को तकरीबन कह लो कि 3-4 सालों से कर रहा हूँ। इसमें मिनिमम एक वीडियो तो लाजमी होती है, इसके अलावा ज़्यादा हो सकती है इसमें, ठीक है। फिर उसमें मैं क्या करता था कि वीडियोस जब मैं देखता था मैं अपने पॉइंट्स बनाता था। आज भी अगर मैं कोई चीज़ कर रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उसके पॉइंट्स बनाऊँ, उसको मैं पॉइंट बना के उसको मैं स्पेसिफिक, उसको इतने बड़े लेक्चर पे कुछ भी वीडियो को उसको मैं श्रिंक करके थोड़े से पॉइंट्स में एक पेज पे लिया, उसमें मोटी मोटी चीज़ें निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं अपने आप को छोटे छोटे टास्क देता हूँ, छोटे छोटे टास्क देके उनको मैं अचीव कर रहा होता हूँ। फॉर सपोज जैसे मैंने आज कोई नई चीज़ सीखी है, ठीक है, तो उसको मैं अपने टास्क में शामिल कर दूंगा, टास्क में ऐड कर दूंगा कि इसमें मैंने अब इसमें इस चीज़ के प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ के प्रैक्टिस करना है, उसमें ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उस हिसाब से उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा और चलना शुरू कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके अलावा जो चीज़ होती है वो फ़ोटो रीडिंग के हवाले से मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों की फ़ोटोज़ को बड़ा देख रहा हूँ। उसमें ये होता है कि मैं उसको जो एलिमेंट्स हैं या सब्जेक्ट है या चीज़ें उसमें सपोर्टिंग एलिमेंट्स आ रहा है,
तो उसका मैं सेंस जोड़ता हूँ। जैसे आपने पीछे किताबें लगाई हुई हैं, साइड पे आपने कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, और एक साइड पे मोइंजोदड़ो का आपने एक वाइट कलर का रखा हुआ है, तो मैं पूरा एक वो फोकस जोड़ रहा हूँ कि यार ये क्या रखना चाह रहे हैं। फिर मैं इंडिया को नोट करता हूँ, फिर फेस को नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के लिए। आपने गोप्रो रखा है, विंटेज कैमरा रखा है, उसके अलावा स्ट्रीट का कैमरा रख दिया साथ। तो ये कंपोजिशन के एलिमेंट्स है कि भाई शाहरुख भाई ने यहाँ रखा है, तो शाहरुख भाई के जहन में क्या थॉट्स थे कि वीडियो में जो इनको देखें तो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। जब आप फोटोज़ को देख रहे होते हैं तो आप जगहों को नोट करते हैं, एक एक एलिमेंट, एक एक चीज़ को देखते हैं, फिर पूरी फोटो को एक अपनी तरफ से एक वो बना देते हैं, एक कह लो कि एक तहरीरी शक्ल देते हैं अपने माइंड में। फिर आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे रखी है तो क्यों रखी है। तो इससे क्या होता है कि आपको पूरी तरह नहीं तो थोड़ी बहुत तरीके से आपको मेरे दिमाग में क्या चल रहा था या किसी फोटोग्राफर के दिमाग में क्या चल रहा था उसका एक आइडिया हो जाता है हल्का फुल्का, या कि उसके जहन में ये चीज़ आई तो कैसे आई, ठीक है। सो ये होता है। और मैं 1-to-1 सेशंस बड़े लेता हूँ, 1-to-1 सेशंस लेता हूँ ऑनलाइन। कह लो कि ऑनलाइन के अलावा मैंने ऐसे भी मतलब क्लासेस अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स ली हैं, ठीक है। इसमें पैसा लगता है, लेकिन यह है कि हर चीज़ को हर चीज़ पे कमांड हासिल करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। तो उसमें 1-to-1 सेशन का बड़ा बड़ा अमल दखल है। सो ये कहानी है। सर साथ ही एक और सवाल था, फेवरेट फोटोग्राफर या इन्फ्लुएंस किसी से होते हैं? इन्फ्लुएंस हमेशा होता हूँ, बिल्कुल। मैं आपसे भी इन्फ्लुएंस हूँ, मैं हर बंदे से इन्फ्लुएंस होता हूँ जो कल से जिसने काम शुरू किया, उसने अगर अच्छी फोटो ली उससे भी इन्फ्लुएंस हूँ मैं। अगर मैं लूँगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है। शायद हो सकता है इन्फ्लुएंस, देखें, अगर मैं कोई फोटो लेता हूँ ना, वो बेस्ट उस वक्त बनती है जब आप उसे बेस्ट बनाते हो, ठीक है। मैंने एक फोटो अपनी तरफ से कोशिश की, अच्छे एलिमेंट, अच्छी चीज़ों को लेके, मतलब चीज़ों को अच्छी जगह प्लेस करके मैंने फोटो ले ली। आपको बेस्ट बनाने वाले होते हैं वो व्यूअर होते हैं, उसको देखते हैं वो उनको एकदम शॉक हो जाता है, बोलते हैं अरे यार ये चीज़ हाँ मैंने नोट नहीं की, मेरे जहन में नहीं आती, या फिर मुझे ऐसा नहीं नजर नहीं आया, या इस तरह। उसमें होता क्या है, हमेशा शॉकिंग चीज वो होती है जो एक वियर्ड हो, मतलब एक वो नजर हो, या वो अंदाज हो, या वो फोटो हो जो मतलब अमूमी तौर पे हमारे सामने होती है लेकिन इग्नोर कर देते हैं, या नजर नहीं देख पाते, गौर नहीं कर पाते हम उस पर। वो वियर्ड होती है हमारे लिए कि यार ये सामने ही थी हर वक्त, लेकिन देख नहीं पाया। इस तरह की चीजें काफी होती हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस के लिए अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। मुझे काफी लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, मैं काफी लोगों से सीख रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पे सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि और इन्फ्लुएंसर में एक और चीज़ भी है, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं लेकिन उनको लोगों के एटीट्यूड से प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको मैं इन्फ्लुएंस फिर मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि आपने इन्फ्लुएंस होना तो पूरी तरह इन्फ्लुएंस हो। अगर आप में कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है, और साइड पे अगर आपका बुराई, इंसान है, हम लोगों में गलतियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप पहले रेशो देखें कि यार मैं अच्छाई का रेशो कितना है और बुराई का रेशो कितना है। अगर अच्छाई का रेशो ज़्यादा है तो मैं बुराई को इग्नोर कर सकता हूँ। मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए सीखने के लिए। तो मैं अगर आप में देख रहा हूँ कि यार आप में कोई चीज़ बुरी है, तो मैं इसका आपकी इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि मैं आपके काम को देखना बंद कर दूँ। ठीक है, आप में है कोई मसला नहीं, अल्लाह उसको ठीक करे, लेकिन जो आप अच्छा काम कर रहे हो मैं कम से कम एटलीस्ट उस पर तो फोकस करूँ ना, उससे तो मैं सीखूँ ना, ठीक है। सो अगर फोटोग्राफर जिनसे मैं मिला हूँ उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर पाकिस्तान के देखें तो आतिफ भाई हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट। विनीत वोरा सर हैं, मेरे इंडिया के हैं, मैं उनसे मिला था और उनसे वर्कशॉप्स दी हैं। काफ़ी अच्छे बंदे, बड़ा इन्फ्लुएंस उनसे। कामरान सलीम साहब से बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ। फिर मेरी एक टीचर हैं, इंडोनेशिया की हैं, सिटी स्केप फोटोग्राफर हैं, रूहानी तिनसाई, चाइनीज़ इंडोनेशियन है, उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ। फिर मेरे एक और दोस्त हैं मलेशियन, उन्होंने कोई 1800 के करीब अवार्ड जीते हैं। डैनी वोंग चाइनीज़ मलेशियन है, उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ। फिर ओमान के एक फ़ोटोग्राफ़र हैं कतर में, अब्दुल्ला अल मुशहरी, उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस हूँ। उन्होंने भी कोई तकरीबन 1000 के करीब अवार्ड जीते हैं, जो कंटिन्यूसली हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। और वो ये नहीं देखते कि बस अब मैं जीतता रहा हूँ बस हो गई। वो कहते हैं कि खुद को टास्क देते हैं, कंपटीशन देते हैं। मतलब अब्दुल्ला अल मुशहरी का मैं कहूँगा कि 2000 मतलब 3 साल कंटिन्यूसली वो सोनी अवार्ड जीतते रहे। तो उसने एक दफ़ा जीत लिया, उसके बस बस हो गया ना, अब दोबारा क्यों, मतलब। तो दोबारा उसने खुद को चैलेंज दिया कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर जीतूँ। तो इस तरह का। फिर अगर सोशल मीडिया में मैं देखूँ तो मैक्स रेव है, डैनियल कॉर्डन है, थॉमस ईटन है, नाइजल डेंसन है, ली जेफरी है, ठीक है, आरिफ है, मलेशियन है, जिमी चेन है, फिर एलन है, मोइसेस लेवी है, जीएमबी आकाश है, मुस्तफ़ा सेवन है। तो एक लंबी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है लोगों की।
इनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़ा काम उनका देखता हूँ डेली बेसिस। इन लोगों की सिर्फ काम नहीं देखता हूँ, नोटिफिकेशन ऑन रहती है, ठीक है। इन लोगों का जैसे ही वो पोस्ट लगाते हैं, फोटो नोटिफिकेशन आती है, मैं देखता हूँ कि फोटो सबसे पहले क्या है, ठीक है। सो ये है। कुछ काम की तरफ चलते हैं, उसके साथ साथ फिर सवालात लेते रहते हैं हम। और सो मैं आपको सिटीस्केप का अपना एक वो दिखाया था जो बुक के हवाले से था। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी स्क्रीन नजर आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तो ये मैंने बुक प्रिंट की थी, इसमें कुछ सिटीस्केप के हवाले से था काफ़ी। इसको आपको काफ़ी मेरी फोटोज सिटीस्केप के हवाले से मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें क्योंकि मेनली मेरा काम सिटीस्केप का है, फिर साथ में मैं स्ट्रीट पोर्ट्रेट और स्ट्रीट को करता हूँ, क्योंकि स्ट्रीट काफ़ी मतलब कह लो कि चलता फिरता एक फ़ोटो भी मिल जाती है और एक एनर्जी भी बरकरार रहती है। सिटीस्केप में ये होता है काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कभी मौसम आपका साथ नहीं देता, कभी बिल्डिंग वाले आपका साथ नहीं देते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से ना उसमें मतलब सिटीस्केप बड़ा मुश्किल सा थोड़ा सा वो है, ठीक है। ये 2 फोटोज़ हैं, पहली मैंने फायरवर्क्स के लिए है, और सेकंड जो फर्स्ट वाली है वो नॉर्मल एक फ़ोटो है, स्काई लाइन दिखाना है, सिटी दिखाना, इसके हवाले से सिटी। फिर ये सेकंड मेरे वाली एक पास तो फायरवर्क्स। पूरी तस्वीर नहीं दिख रही है। एक अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर सकें तो ये मुझे शायद पूरी दिख जाएगी। एक मैं काम करता हूँ, शेयर दोबारा कर लेता हूँ, मैं स्क्रीन कम्प्लीटली शेयर कर लेता हूँ। अब नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल। अब कंप्लीट डेस्कटॉप शेयर किया तो एक जो लेफ्ट साइड पे फोटो है, इसमें सिंपल एक वो सिटी स्केप है, मतलब दिखा दिया कि इस हवाले से, इस शहर के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से बातें हैं। तो राइट साइड पे है तो उसमें एक सेलिब्रेशन क्या दिखाना है कि मतलब सेलिब्रेशन कैसे होती है या फिर शहर कैसे सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट करता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसमें एक पनोरामा मैंने लिया था, सिंपल स्टिचिंग है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक पनोरामा है, ठीक है। अगर मैं फॉर सपोज कहो कि मेरे पास लिमिट है किसी चीज़ की, तो जब मुझे मालूम है कि मेरी गैजेट्स की लिमिटेशन कितनी है और मुझे फ़ोटो लेना है, तो मुझे उस लिमिट को पता होगा। जब मुझे लिमिट्स का पता होगा तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि लिमिट को क्रॉस कैसे किया जा सकता है। सो लिमिट को क्रॉस करते हुए मैंने स्टिचेस की थी फ़ोटोज़ को, ठीक है। इसमें मुझे अगर देखूँ तो मेरे पास बादल बड़े खूबसूरत थे, लाइट चूँकि उस वक्त सुबह होने वाली थी, अर्ली मॉर्निंग की है ये, ठीक है। और उस वक्त मैंने शॉट किया था पूरा, एक नया एक सिटी बिल्ट हो रहा है इनका लुसेल के नाम से, तो उसकी मैंने एक फ़ोटो ली थी, पर्ल और लुसेल की, ठीक है। सो ये नॉर्मल इसमें इतना, अगर मैं आपको इसकी बिफोर एंड आफ्टर अगर मैं दिखाऊं इन फोटोज़ की, तो इस तकरीबन आपको नज़र आएगा कि इसमें तकरीबन 5 से 10% तक पोस्ट प्रोसेसिंग है। उसमें एक्सपोजर है, हाइलाइट्स कंट्रोल करना, शेडो है, वाइट बैलेंस को अगर एडजस्ट नहीं किया तो एडजस्ट करना, बाकी लेंस करेक्शन है, दैट्स इट। इसमें इतना ज़्यादा फोटोशॉप या इसका मैं इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमम, बिल्कुल हल्का फुल्का लाइट से काम करता हूँ, और उसकी रीज़न ये कि अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, ठीक है। ये जो आपको लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे फोटो नजर आ रही है, मैंने 2017 में ली थी। अगर इसमें आप देखेंगे तो बादल, बल्कि दोनों ही 2017 की हैं, तो इसमें उस वक्त भी मुझे इतना खास अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बादल या बैकग्राउंड या कह लो कि आसमान, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। उसको इतना खास इग्नोर करता हूँ, अगर मैं देखूँगा तो पूरा का पूरा डल है, ब्लैक है, लेकिन ये हल्का फुल्का ब्लू आ रहा है इसमें, ठीक है। सो सेम फोटो है ये भी, मतलब कह लो कि एक थोड़ा सा दूर से ली है मैंने, ठीक है। और जो दूसरी है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़े होके ली है, मतलब जो लेफ्ट साइड पे आपको फोटो नजर आ रही है, ये मैंने थोड़ा सा फासले से एक बिल्डिंग है उससे ली है, और जो राइट साइड पे फोटो है ये बिल्कुल साथ की एक बिल्डिंग है, उससे मैंने ली है, ठीक है। तो सेम जगह ही है, एक ही व्यू है, लेकिन ये कि डिफरेंट एंगल्स है, डिफरेंट पोजीशन है। अच्छा, इसमें जो लेफ्ट साइड पे फोटो है ये भी इनकी एक फेस्टिवल हुआ था उसकी है, और काइट फेस्टिवल हुआ था, उसमें इन्होंने फाइबर शेयर उसका था। और राइट साइड पे जो फोटो है इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइट बड़ी अच्छी लगी। सो अगर ऑरेंज लाइट देखेंगे तो बिल्कुल लाइट बहुत अच्छी लगी थी, फिर ऊपर येलो था, नीचे ऑरेंज था, देखिए यूजली क्या होता है कि जो आपके पास बादल या स्काई क्लियर होता है तो ऑरेंज ऊपर आता है, नीचे येलो आता है,
ठीक है, इसमें मेरे पास इन्वर्ट हुआ था, ऊपर येलो था, नीचे ऑरेंज था और नीचे की तरफ ब्लू था थोड़ा सा, उसमें मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया था। और ये टैली से लिया वाला फोटो है, टैली लेंस यूज़ किया था मैंने इसमें सिंपल सिंपल शॉट्स हैं, इतना कोई खास वो नहीं है, ज़्यादातर मौसम और मूवमेंट मैंने फोकस किया कि किस तरह के थे और किस तरह के थे। और इसके साथ साथ एक अच्छा, सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर बड़ी दुश्वारी होती है किसी जगह पे एक्सेस करने की, यानी कि आप इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे एक्सेस, तो कोई आसान तरीका या टिप हमें जो है ना वो जरूर शेयर करें कि यार कैसे जो है वो एक्सेस कम अज कम किया जाए ऐसी बिल्डिंग्स की, अगर जो सिटीस्केप्स करना चाह रहे हैं। एक्सेस का मसला हर जगह, ये पूरी दुनिया में ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी, मतलब सिर्फ कतर में मुझे एक्सेस मिल जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं कतर में, मेरे ख्याल में शायद अगर जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ शायद मोर देन 500 फोटोग्राफर्स हैं, जिसमें सिटी स्केप जो करने वाले लोग हैं वो 50% तो होंगे, ऑलमोस्ट 200 के करीब तो होंगे। अब 200 में हर एक को मौका नहीं मिलता। पहली बात जो होती है ना वो आपकी डेडिकेशन बड़ी इन्वॉल्व है, आप पहले बड़े हारते हो, बड़े आपको हर बंदा मतलब डीमोटिवेट भी करता है, और दूसरी बात ये कि आपको इनकार बड़ा मिलता है। तो इस बात की तो आड़ डल है कि इनकार होना ही होना है। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग पहला कदम इसलिए नहीं उठाते कि हमारी जो सोच होती है ना वो हमें पहले से ही स्टॉप कर देती है, रोक जाती है कि भाई मुझे कौन अलाउ करेगा। तो आपको पता है कि मुझे उसने इनकार करना ही है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि भैया इनकार तो होगा ही, लेकिन मैं कोशिश कर लूँ कि शायद मुझे अलाउ कर दे। तो कोशिश करने में हर्ज नहीं है, आप जाएँ, बात करें, एक बार जाएँ, एक बंदे से बात नहीं बनती दोबारा उससे मिलें, फिर भी बात नहीं बनती है तो उससे बड़े से मिलें, ठीक है, उसके बड़े से बात नहीं बनती है तो उससे बड़े से मिलें, उसके बड़े से बात नहीं बनती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता होता है, ऐसा नहीं होता कि रास्ता नहीं होगा। आप अपनी कोशिश जारी और सारी रखें, एक दिन क्या होता है वो तंग आके आपको खुद ही बुलाएगा, चल यार आ जा। वो नहीं होगा तो वो चौकीदार जो बार बार आपको देख रहा होगा ना कि आ रहा है जा रहा है आ रहा है, वही आपको कहता है कि भाई आ जा यार, मैं तुझे ले जाऊँ, कितने क्यों इतना ख्वार हो। सो कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश अपनी जारी रखें। मैंने चार मीनार की अपने एक फ़ोटो लगाई थी यहाँ पर, तो मैंने उसके लिए मैंने 2 या 3 बार मैं उनके पास गया था। फिर उस दिन मुझे वो फ़ोटो मैंने कोई इतनी अच्छी नहीं ली है, वो एक मेरी तरह से एक तरह से कचरा फ़ोटो है, ठीक है, लेकिन ये है कि उसने मुझे कहा कि मैं 6 बजे तक आऊँगा, और सूरज गुरूब मेरे ख्याल में शायद 6:30 बजे हो रखा, और वो आया 7:30 बजे करीब, ऐसा कुछ हुआ था। वो बहुत लेट आया था, मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा, मैं उससे कहा था मैं 5:30 तक आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ जाके बैठा रहा, चौकीदार से पूछता रहा, कह रहा आ रहा है, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पिक नहीं कर रहा, वो बाइक पे आ रहा था, कहीं और से दूर से आ रहा था। मैं फ़ोन करता रहा बार बार, वो नहीं आया, लेट किया उसने, मैं इंतज़ार करता रहा, ठीक है। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, आखिर तक मैं बैठा रहा उधर ही। मैंने उसको ये नहीं कहा कि यार नहीं आ रहा है या लिफ्ट नहीं करा रहा, मैं चला जाऊँ, मैंने कहा नहीं, आया वो हूँ, चाहे वो अंधेरे की फ़ोटो हो चाहे वो कुछ भी हो, फ़ोटो लेके जाऊँ, ठीक है। तो अब वहाँ बैठे रहे, काफ़ी लोगों में ये होता है कि सब्र नहीं होता, काफ़ी जिन्हें मैं जानता हूँ कि मुझे कोई कह देना कि यार मैं आ रहा हूँ, मुझे आपसे एक सेशन लेना होगा, आपने कह दिया यार मुझे आपसे एक चीज़ सीखनी है, आपने बात डन हो गई और आपने कहा कि हम 5:30 बजे मिलेंगे, तो उस जगह पे मैं 4:30 बजे मिलूंगा, 5:31 में पहले मैसेज करूंगा, या 5 बजे आपको मैसेज कर दूंगा, 5:30 बजे मैसेज कर दूंगा, शायद भाई मैं पहुंच गया। 5:31 अगर मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि यार देर हो जाती है इंसान, लेकिन मुझे आपसे सीखना है तो मैं वेट करूंगा, चाहे वो आप 8 बजे आ रहे हो या 9 बजे आ रहे हो, इसका मैं शिकवा नहीं करूंगा। मुझे आपसे सीखना है, आप मुझे फ्री में सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो मुझे, मेरे लिए कहीं से आप अपने बहुत सारे काम छोड़ के मेरे पास आ रहे हो, ठीक है। तो मैं उस पर ये नहीं देखूंगा कि यार आप टाइम नहीं जाया, मतलब मेरा इतना सारा टाइम जाया कर दिया या फिर ये कर दिया, ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे अपना टाइम खुद कैलकुलेट करना होगा, मुझे एक चीज़ सीखनी है तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ जहन में रखनी होगी, ठीक है। कुछ ही चीज़ को पाना है तो उसके लिए चीज़ों को जहन में रखना होगा कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह का मतलब कह लो कि बार बार अटेम्प्ट करना, बार बार जाना, नीचे लेवल से काम नहीं बन रहा तो ऊपर लेवल पे बात करें। और हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में हर एक बंदे की कीमत है, ठीक है। वो कुछ इंसान ऐसे हैं प्यार मोहब्बत से मान जाते हैं, ठीक है, आपको आपको प्यार आ जाएगा उनसे बात नहीं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं वहाँ पैसे देने पड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ताल्लुकात से मान जाते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने बॉसेस की मानते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा वो इंसान हैं तो इंसानों की तरह की फीलिंग रखें और जाएं, कोशिश करें, मिलेगी बिल्कुल परमिशन, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकती परमिशन, ठीक है। और कुछ सवाल इसमें ऐड करना चाहेंगे तो इसमें मैं आपको एक और सवाल आपको जो था मैं ऐड कर दूं, मैंने ज़्यादातर जो फोटोज़ लिए हैं वो वाइड एंगल से लिए हैं, ठीक है, क्योंकि सिटीस्केप के लिए या फिर कह लो कि लैंडस्केप के लिए वाइड एंगल बहुत ज़रूरी लेंस है। बाकी समझ जो थी मौसम की और टाइम की, वक्त की समझ मैंने लाजमी रखी है।
किस वक्त मैंने कौन सी फोटो लेनी थी और किस जगह पे मैंने खड़े होना था, ठीक है। सो और आप कह लो कि हमेशा कोशिश करता हूँ सिटीस्केप में, अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो मैं पहले उसको बिल्डिंग को टारगेट करता हूँ किस जगह से मैंने फोटो ली, ठीक है। फिर मौसम को देखता हूँ कि मौसम उस जिस वीक में मैंने परमिशन लेना है उस वीक में कैसा होगा, ठीक है। अगर जिस वीक में मुझे पता है कि नेक्स्ट वीक में मौसम अच्छा आ रहा है तो इस वीक में मुझे पूरी एफर्ट करनी है तो मुझे वीकेंड से पहले पहले परमिशन मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर फोटो सिटीस्केप की वीकेंड पे ही ज़्यादातर करता हूँ, या फिर वो शाम का टाइम होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है। अगर मुझे पता लग जाता है कि अर्ली मॉर्निंग काम मतलब फ़ोटो बड़ी अच्छी मिलने वाली, मौसम बड़ा अच्छा होगा, तो सुबह जल्दी उठता हूँ, जगह पर पहुँचता हूँ, ठीक है, परमिशन मिलने के बाद। तो जाके बिल्कुल फ़ोटो लेता हूँ उसका। कोशिश हमेशा रहती है कि मौका कभी जाने जाना दिया जाए, कहीं से भी कुछ भी मौका मिलता है तो रिवील करें और उससे पूरी तरह इस्तेमाल करें उसका। सर मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, बहुत ही शानदार तस्वीर है। इसके साथ साथ मेरे जहन में भी और लोगों ने भी मुझसे एक सवाल भेजा था कि यार कोई हैक ऐसा कि भाई हम सेटिंग्स ऐसी कोई बता दें कि भाई हमेशा जो है वो ऐसी तस्वीरें हमें मिलना शुरू हो जाए। देखिए सेटिंग जो होती है ना, सेटिंग हमेशा एक बात ये रखिएगा कि सेटिंग में फोटो में सेटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, समझ का ताल्लुक है, ठीक है। आपकी कितनी समझ है आपके गैजेट की, मुझे नहीं मालूम आपके पास कैमरा कौन सा है, आपके पास लेंस कौन सा है, आप किस जगह पे हैं, आपके पास मौसम कैसा होता है। फिर साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जब सूरज की रोशनी होती है इस तरह की रहती है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें सूरज की जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बड़ी लो हो जाती है, और वो हमेशा दिसंबर और जनवरी, कुछ जगहों पे दिसंबर जनवरी, कुछ जगहों पे नवंबर दिसंबर होता है। आपके पास क्या होता है, सिटी की लाइट्स पूरी ऑन हो जाती है, आसमान बिल्कुल ब्लू होता है, ठीक है, बिल्कुल ब्लू होता है, ऑलराइट। सो आपको जिस एरिया में, आपको अंदाजा होना चाहिए कि उस एरिया का मौसम का बिहेवियर कैसा है, उसकी समझ होती है आपको, फिर उस हिसाब से आप सेटिंग रखते हैं। हर जगह आप मेरी हर फोटो में आप सेटिंग सेम नहीं रहेगी, हर जगह हर फोटो में अगर कोई देखोगे सेटिंग डिफरेंट रहेगी, ठीक है। कहीं पे मैंने बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, आसमान को ज़्यादा नहीं दिखाया, कहीं पे आसमान को ज़्यादा दिखाया, बिल्डिंग को ज़्यादा नहीं दिखाया। अब मैं राइट साइड की लेफ्ट साइड की अगर फोटो लूंगा तो मेरे ख्याल में शायद देखूंगा तो इसमें मेरी शटर स्पीड शायद 20 सेकंड से ज़्यादा है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड की फोटो की 20 सेकंड से ज़्यादा होगी, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड को देखूंगा तो ये 2 मिनट से ज़्यादा शटर स्पीड है। आपके बादल का इस तरह फ्लो इस तरह कभी नहीं मिल सकता, पानी इतना स्मूथ कैसे बन गया, मैं 2 मिनट से ज़्यादा शटर ली। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने किस वक्त कौन सी सेटिंग यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं जिस तरह इसमें राइट में देखूंगा तो राइट साइड पे फोटो मैंने, क्योंकि बादल बड़े इंटरेस्टिंग थे, मेरे ख्याल में शायद मैंने 1 सेकंड या 2 सेकंड पे शॉट किए, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे अगर मैं फोटो देखूंगा तो लेफ्ट साइड में ऐसा खास कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं चाहता मैं लॉन्ग एक्सपोजर करता तो शायद स्काई निकल जाता मेरे से, बिल्कुल वाइट हो जाता, ठीक है। और सनलाइट बिल्कुल मेरे बैक साइड पे तो गोल्डन आपको वो नजर आ रही है, इसके ऊपर एक स्काई लाइन पे गोल्डन से टच नजर आपको आ रहा होगा। और मुझे पत्ते भी रखना है, अगर हवा ज्यादा होगी तो मैं उस हिसाब से सेटिंग रखूंगा। ये शायद मेरे ख्याल में 1/150 का भी सेटिंग्स नहीं होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट होती है हर जगह हर मौसम। ऐसा नहीं होता कि मेरी फोटो अच्छी इसलिए आती है कि सेटिंग में अच्छी यूज़ करता हूँ। शायद ये कह सकते हैं कि मैं अगर समझ मेरी ज़्यादा है, चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, देख रहा होता हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं फोटो ले रहा हूँ तो वो मैं किस चीज़ की ले रहा हूँ। अब जिस तरह आप मेरी आप यूट्यूब पे लास्ट वीडियो देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग की, तो मैंने बाकायदा बताया है कि यहाँ पे मेरे फोटो लेने का मकसद कलर्स था, यहाँ पे मेरे फोटो लेने का मकसद एक्सप्रेशन था, ठीक है। सो उस हिसाब से जब आपको अंदाजा होता है ना कि यार मैंने अब कलर्स लेने, अब जिस तरह इस फोटो में मुझे कलर्स लेने थे, ये वाली फोटो में, इसमें जो राइट साइड पे है, यहाँ मैंने कलर्स लेने थे, और कलर्स कैसे आ सकते हैं जब कलर्स चेंज हो रहे होते हैं। अब कहीं भी किसी से भी आप पूछो कि पिंक कलर कैसे नजर आ गया, तो जब ऑरेंज और क्या नाम है येलो, ऑरेंज और येलो चेंज हो रहा होगा, साथ में ब्लू आपका चेंज हो रहा होगा, तो पिंक आपका इफेक्ट आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब 2 मिनट के अंदर आप कभी सूरज जब गुरूब हो रहा होता है तो सूरज की स्पीड देखा करें कितनी तेजी से मूव कर रहा है। आप 4 उंगलियां जरा ऐसे रख के देखे करें, जब यहाँ पे सूरज होता है तो अंदाजा लगा लें कि आधे घंटे का जो सूरज का बिहेवियर होगा कम्प्लीटली चेंज होगा, ठीक है। तो आप जब इसको प्रिसाइज करके अंदाजा लगाते हैं, जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला होता है और ब्लू आवर शुरू होने वाला होता है, तो कलर्स बड़े मिक्स हो रहे होते हैं। सो एकदम से कलर बड़े मिक्स हो, तो आप जब इस दो टाइमों को मैच कर लेंगे तो आपके पास एक नए नए कलर मिल रहे हो। वियर्ड से आपके ब्लू भी आ रहा होगा, ब्लू फिर आपके पास थोड़ा बहुत ब्लू जहाँ रह गया वो रहेगा, लेकिन जब चेंज हो गया तो वो जिस जिस ट्रांजिशन से गुजर रहा है, जिस तरह चेंज हो रहा है, वो चेंज का इफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मेरे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समझ होनी चाहिए बिहेवियर की आपके पास। रंग का बिहेवियर क्या है, कलर का बिहेवियर क्या है, टाइम का बिहेवियर क्या है, मौसम का बिहेवियर क्या है, फिर आपके गैजेट्स का उस हिसाब से बिहेवियर क्या है। ठीक है, आपने लेंस एक यूज़ किया है, उसके अगर आप 11 पे रख रहे हो तो उसका बिहेवियर क्या होगा, अगर उसका 16 पे लेके जा रहे हो तो उसका बिहेवियर क्या होगा, आईएसओ अगर आपने 200 पे रखा है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, 400 पे लेके जा रहे हो तो उसका बिहेवियर क्या होगा, ट्राईपोड पे कैसा आपका कैमरा काम करता है और हैंडल्ड कैसा काम कर रहा हो, ये इसकी इन चीज़ों की बिहेवियर आपको पता होंगे ना, तो फिर आप आसानी से मतलब बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे और फिर अपना उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड भी करोगे। अब जब समझ में नहीं होगा, मैंने कैमरा लगा दिया, मैंने फोटो लेनी है, मैं सेटिंग कर दी, बस तस्वीर लगा दी, बटन दबा दी, तो वो जो अगर मैंने ऐसे ही लिए तो वो ऐसे ही फोटो आएगी, फिर मैं बाद में जाके उसको फोटोशॉप में एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए फोटोशॉप करना है किसी चीज़ को काम उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग में कोई बुरा नहीं है इसमें, लेकिन ये है जब आपके पास समझ होती है। अब जिस तरह मेरे पास मुझे अंदाजा है कि जब ब्लू आवर का टाइम होता है तो मुझे फोटो मेरी अंडर एक्सपोज होती है थोड़ी सी सेटिंग के हिसाब से, तो मुझे एक्सपोजर बढ़ाना होता है पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो जब पोस्ट प्रोसेसिंग में एक्सपोजर बढ़ाना है तो क्यों ना मैं कैमरे के अंदर ही एक एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दूँ, पोस्ट प्रोसेसिंग का काम कम हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे एक्सपोजर का वाइट जो है मेरे पास इतने अंडर एक्सपोज मेरी फोटो होगी तब जाके मेरे पास वाइट वाइट नजर आएगा। मुझे पता है कि शेडो में इतना खोलूंगा पोस्ट प्रोसेसिंग में तो जाके मेरे पास नॉइज नहीं आएगी, तो मैं उस हिसाब से अंडर एक्सपोज रखूंगा या उस हिसाब से ओवर एक्सपोज रखूंगा। तो ये सारी चीजें समझने की वो होती हैं। अब जितना आप समझेंगे चीजों को, और समझ हमेशा याद रखिएगा प्रैक्टिस से आती है, आप प्रैक्टिस करते रहें। एक ही सेटिंग में आप 2-3 लाइट के डिफरेंट जगहों पे तस्वीर लें, उनको जाके एडिट करें, 2-3 महीने आप अपने डिवाइस पे गैजेट्स पे लगाएं, जितना टाइम लगाएंगे उतना अच्छा है। आप टाइम लगाते रहें, उस पर अपने पॉइंट्स आप बनाते रहें, तो आपके पास एक प्रॉपरली कैलकुलेटेड नंबर्स आ जाएंगे। तो वो फिर आपका जो है ना, कह लो कि जब आपके पास नंबर सॉलिड नंबर्स आ जाते हैं कि ये अपर्चर मेरे लिए इस फोकल लेंथ पे बहुत सही है, तो फिर आप क्या करते हो, आप फिर ज़्यादा ध्यान देते हो कंपोजिशन पे। आप फिर कैमरे का नहीं सोचते हो कैसे फोटो आएगी कैसे नहीं आएगी, इतना शटर रखूँ इतना नहीं रखूँ, या किसी से पूछते नहीं हो, या वीडियोस यूट्यूब पे उस वक्त खड़े होकर देख नहीं रहते हो कि मैं क्या सेटिंग रखूँ। ठीक है, तो आपके पास जब नंबर्स होते हैं प्रॉपर्ली तो आपको पता होता है कि मेरे पास अभी कैमरे का बिहेवियर क्या होगा। फिर आप सामने के मौसम के बिहेवियर को देखते हो, फिर आप अपना पूरा देख रहे हो कि मौसम में चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, इसके लिए भी अलग चीज़ें हैं, उनको आप जब स्टडी करते हो उन पर आप गो थ्रू करते हो, फिर आप उससे सीखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप प्रॉपर्ली कंपोजिशन पे ध्यान देते हो, फोटो में सेटिंग क्या रखी है, कैमरा कौन सा इस्तेमाल किया, लेंस कौन सा इस्तेमाल किया, ट्राइपॉड कौन सा यूज किया, कोई मैटर नहीं करता। इन द एंड फोटो मैटर करती है कि आपकी फोटो कैसे ली। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपका फोटो है, कैमरा आपका रिजल्ट नहीं है। कैमरे ने आपकी हेल्प की है आपको रिजल्ट बनाने में, लेकिन रिजल्ट तो आपका फोटो है ना। आप लोगों को फोटो दिखाओगे, अब ये थोड़ी बताओगे इतने सेटिंग में मैंने ली है। साथ में आपका एक दूसरा बंदा था, उसने डिफरेंट सेटिंग में ली और आपसे अच्छी फोटो ली। तो सेटिंग जो है ना उसका इतना कह लो कि कमाल नहीं है फोटो में। आपको अंदाजा होना चाहिए, इस वक्त मैं सिटीस्केप में खड़ा हूँ। ठीक है, हमेशा खूबसूरती होती है ना, मैं शाहरुख भाई की खूबसूरती दिखानी है तो मैं शाहरुख भाई के पाँव से लेकर सर तक फोटो लूँ। ठीक है, शाहरुख भाई की फेस की खूबसूरती दिखानी है तो मैं सिर्फ फेस की फोटो लूंगा, जिसमें से कॉलर को ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा जेंटलमैन सा लुक दूंगा। तो उस तरह बिल्डिंग की जब आपने खूबसूरती दिखानी है तो बिल्डिंग को, किस बिल्डिंग को ऐड करना है किसको कट करना है, मैं पूरी जब नीचे से लेके ऊपर तक दिखाते हैं तो आपको फिर पता है कि यार मेरा कैमरा तो, मेरे पास लेंस इतना वाइड है, तो आपकी फिर लिमिट आ गई है। जब आपको लिमिट का पता लग गया तो फिर आपने फिर सोचना है कि यार इस लिमिट को मैं क्रॉस कैसे करूँ। फिर जब लिमिट को क्रॉस करने का आपको पता लग गया तो फिर आप बोलते हो पनोरामा लेता हूँ। फिर जब पनोरामा लेते हो फिर आप देखते हो कि यार नहीं, लाइट तो सूरज यहाँ से निकल रहा है, मैं यहाँ से पनोरामा ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ से वहां जा रहा हूँ, तो एक्सपोजर चेंज हो रहा है मेरा। फिर आपको एक लिमिट पता लगी, फिर आप उस लिमिट को तोड़ते हो कि इसको मैं ठीक कैसे करूँ। तो जहां देखें लिमिट जो है ना वो आपके हाथ में है। चीजें, लेंस, कैमरा, कह लो कि बाकी गैजेट्स, ये आपको नहीं रोक सकते, आप ही हो जो आपको रोक रहे हो। आपको पता लग गया कि यार इस बॉर्डर को मैं क्रॉस नहीं कर सकता, इस सर्किल को मैं निकल नहीं सकता इससे, तो आप रास्ते ढूंढोगे मैं इससे कैसे निकलूं, मैं इसको क्रॉस कैसे करूं। आपको पता लग गया कि मैं अब ये नहीं कर सकता, या फिर यहाँ पे मुझे बैरियर आ रहा है, तो उसको तोड़ने का जवाब भी आप ही ने ढूंढना है। ठीक है, आप उसको सर्च करो, लोगों से जाके बात करो, डिस्कस करो, फोटोज देखो। यार फिर आपको अंदाजा होगा कि अब अगर लेफ्ट साइड की फोटो आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे मैंने पनोरामा नहीं लिया। मुझे पूछ सकते हैं कि पनोरामा क्यों नहीं लिया, फिर आप जब फोटो पे गौर करोगे बोलोगे हाँ यार ये फोटो जो है ना ऑरेंज मौसम है और ऑरेंज बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड है। मैंने सिर्फ एक सीक्वेंस और पैटर्न देखा, एक पूरा सीक्वेंस और पैटर्न। फिर राइट साइड पे आपने फोटो पनोरामा क्यों मारी,
ठीक है, तो मैंने अपनी लिमिटेशन देखा कि भाई मेरी लिमिट ये है, अब इस लिमिट को तोड़ने के लिए मेरे पास ये तरीका है। तो इस हिसाब से आप लिमिट में आप ही रह सकते हो, आपको रोकने वाली चीज आपकी डिवाइस नहीं है, आप खुद हो। और कुछ सवाल इसमें साथ में होगा तो पूछते रहिएगा। मेरे पास तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी है, तकरीबन 6-7 पेजेस पे हैं, बल्कि ज़्यादा है मैंने लिखे, तो मैंने कहा मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, हमेशा सर याद मैं रखिएगा। जी जी बताएं। मैंने कहा हमेशा याद रखिएगा जब आप फोटो लेते हैं तो आप ये भी सोचते रहे कि यार मैंने फोटो ली क्यों है। हमेशा ये सोचते रहे, अपने आप से पूछते रहे। तो आप जब पूछते रहेंगे ना खुद से कि मैंने क्यों ली है, तो अगर आपके पास जवाब नहीं है तो शायद जवाब मिल जाए कि यार आप ले लिए तो चलो इसको मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ, इस्तेमाल में कैसे ला सकता हूँ मैं इसको। फिर आपको काफ़ी सारे रास्तों का पता चलेगा कि आप अच्छा मैं इस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी सर भाई। सर मेरे पास कुछ सवाल आए थे जो नए लोग या नए फोटोग्राफर्स हैं जो सिटीस्केप या लैंडस्केप में कुछ एज इन्वेस्टमेंट सोचना चाह रहे हैं, तो वो पूछना ये जा रहे थे कि किस कैमरे और किस लेंस पे इन्वेस्ट किया जाए अगर सिटीस्केप या लैंडस्केप अगर आपने फोटोग्राफी शुरू करनी बिगनर्स के लिए। शाहरुख भाई, आपको मैं फरारी लेके दे देता हूँ, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो फरारी लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? आप खुद भी सर मरोगे, बिल्कुल। 4-5 और को मार के आओगे। ठीक है, तो आपके पास जो है, आप बाइक पे आप स्टंट मारना, आपके पास जो बाइक है उस पर स्टंट मारना सीखें। फिर उसके बाद आप देखें कि यार अब ये बाइक मेरी इस हद तक मेरा साथ दे सकती है, आपको इससे आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर आप उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए फिर आप इन्वेस्ट करें, उस पर भी आप रिसर्च करें। ऐसा ना अंधे उसमें मतलब पैसे लगाते हैं, पैसा चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हैं चीज़ें। आप इतना ज़्यादा महंगे महंगे गैजेट ले लेंगे और बाद में उससे फिर 1 रुपया ना निकाल सकें तो फिर फ़ायदा नहीं है। पहले आपके पास जो है, जो चीज़ आपके पास है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें। कैमरा, जो कैमरा मोबाइल में है, जो कैमरा DSLR में है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो आपकी सोच का और आपकी फ़ोटो का। ठीक है, ये डिफरेंस लोगों ने डाल दिया है, DSLR, मिररलेस कैमरा, मोबाइल कैमरा, ये कैमरा वो कैमरा, कोई फ़र्क नहीं है। आप पहले, आपके पास मोबाइल कैमरा है, आप उसको इस्तेमाल करें। अगर फॉर सपोज आपने मोबाइल लिया 30,000 का और आप उससे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, आपको 1 साल के 20,000 रुपये मिल रहे हैं फ़ोटोज़ से, बुरा है सर इसमें? आपको पता लग गया 20,000 रुपये आ रहे हैं, तो 20,000 को मैं 50,000 कैसे करूँगा? फिर 50,000 को आप देखने के लिए आप देखोगे क्या, बड़े प्रोजेक्ट पढ़ो। पहले आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ोगे, फिर आप बड़े प्रोजेक्ट पकड़ोगे। ठीक है, फिर आप बड़े लेवल पे जाओगे आप, फिर उस हिसाब से आप बड़े गैजेट्स लोगे, बड़ा वो कह लो कि सपोर्टिंग जितने भी आपके डिवाइसेज हैं, इक्विपमेंट्स है, वो लोगे आप। फिर उस हिसाब से जब आप पता लगे कि यार अब मैं इस लिमिट पे पहुंच गया हूँ, अब मैं इसको और मजीद इस जगह पे मैं जाऊंगा तो मैं या ये चीज़ परचेज करूंगा तो मैं और ज़्यादा कमा सकता हूँ, या फिर मैं लिमिट्स को क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर सपोज अगर मैं फिल्टर्स की बात आऊँ तो सर फिल्टर, अच्छे फिल्टर जो हैं वो मेरे ख्याल से अगर आप पूरा सेट, अगर पूरा सेट नहीं, अगर 2-4 सेट के साथ मैं अगर लूँगा, ठीक है, तो वो तकरीबन 1 लाख के बाद करीब बात पहुँच जाती है। तो आप पहले अंदाज़ा लगाएं कि आपको फिल्टर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। मेरा काम अगर 2 सेकंड पे हो रहा है तो मैं फ़िल्टर लगा के 4 सेकंड पे क्यों जा रहा हूँ, या फिर उससे ज़्यादा, या 2 मिनट पे क्यों जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले उससे वो देखें, उस पर काम करें। चीज़ों की समझ लाजमी होनी चाहिए खरीदने से पहले। खरीदने से पहले अगर जिस तरह मैं आपको सिंपल से एक बात कह दूं कि डॉक्टर को मैं अगर डॉक्टर के टूल्स लेके दे दूं तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा। वो पहले डॉक्टरी पढ़ेगा, डॉक्टरी सीखेगा, ठीक है, उसके बाद वो डॉक्टर के टूल्स लेगा। सो चीज़ों को खरीदने से पहले उसको सीख लें। काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती, मैं शायद, मैंने इतने सारे पैसे ज़ाया क्यों, शायद ज़ाया ना होते। मैं सीखता रहता, सीखने के बाद मुझे पता होता कि अब मुझे ये करना है, तो मैं उस हिसाब से फिर मैं चलता रहता। ठीक है, मैं उस हिसाब से फिर मेहनत भी करता, उस हिसाब से भी चीज़ें भी परचेज करता, उस हिसाब से मैं लोगों से इंटरेक्ट करता, मैं उस हिसाब से वर्कशॉप्स लेता। तो मैं मिक्सअप नहीं होता। अगर मैं आपको अपना ड्यूरेशन बताऊं तो मैं कभी एक साइड पे शिफ्ट हुआ, फिर दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ, फिर तीसरी साइड पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि ना मुझे डायरेक्शन मिल रही थी ना मैं वो कर रहा था, मतलब चलो कि प्रॉपरली मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा। फिर स्लोली स्लोली मैंने देखा कि यार मेरा लगाव किस साइड पे ज़्यादा है, मैंने उस पर फिर ज़्यादा ध्यान दिया। तो आप पहले अपने आप पर काम भी करें, सीखें, चीज़ों को अच्छी तरह सीख लें, तो आप सर्टिफाइड डॉक्टर हो जाएं। उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद फिर आप टूल्स भी परचेज करें, अपना क्लिनिक भी खोलें, हॉस्पिटल भी खोलें। कुछ और? हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आप सॉरी, फोटो से कमा कैसे सकते हैं।
सर यही मेरे पास अगला सवाल मेरे जहन में भी चल रहा था। नहीं, बहुत आसान सा इसका। हाउ टू सेल माय फोटोज, या क्या तस्वीरों से कमाया कैसे जाए। यार सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ जो है वो यही फेस कर रहे होते हैं कि भाई तस्वीर तो खींच ली, एक अच्छी तस्वीर भी खींच ली, अब उससे कमाया कैसे जाए। देखिए, तस्वीर से कमाने का आसान तरीका ये है कि पहले तो है ना, आजकल अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना बहुत आसान है। उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप 500 पीएक्स पे आप अगर जाएंगे तो आपको एक जगह पे उनके साइट पे आपको नजर आ रहा होगा, वो मंथली प्रोजेक्ट्स देते हैं। मतलब मंथली कह लो या वीकली, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के प्रोजेक्ट देते हैं कि इसकी $500 इसकी प्राइस है, या $15 है, या ट्राईपॉड गिफ्ट करेंगे, ये गिफ्ट करेंगे। उस वक्त उस हिसाब से फोटोज लें। शुरू में मसले होने हैं आपका क्योंकि मुकाबला एक शख्स के या आपके इलाके से नहीं होता, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड पर। उसमें आप फोटोज लें, कोशिश करें उसको मोबाइल में ही एडिट करें, मोबाइल से ही फोटो लें। देखिए, क्योंकि मोबाइल में ही एक चीज़ देखनी है तो उसको मोबाइल के साइज़ पे ही रहना है। ठीक है, मोबाइल के साइज़ से मतलब आप कह लो कि 15 इंच की स्क्रीन पे उसने नहीं जाना, तो आप उसको मोबाइल से फोटो लें, मोबाइल में ही एडिट करें, प्रॉपर एडिटिंग करें। एक्सपोजर एडिटिंग से मुराद भी मैं आपको बता दूं कि मतलब आप इंसाफ करें एक चीज़ के साथ। एक्सपोजर के साथ कितना इंसाफ करना चाहिए उतना इंसाफ करें। ये ना हो कि बिल्कुल ही आपने वाइट कर दिया। अच्छा, आप आर्टिस्टिक व्यू देना चाह रहे हैं तो आप फिर हाई की लो की फोटोज लें। फिर इस हिसाब से आप उसको कोशिश करें मोबाइल में ही सेट करें। मोबाइल के अंदर ही एक्सपोजर कंट्रोल होता है। आप जब मोबाइल पर क्लिक करें स्क्रीन पे तो आपको एक्सपोजर आता है, उसको अंडर एक्सपोज लेना है, ओवर एक्सपोज लेना है। ठीक है, एक्सपोजर का बिहेवियर मोबाइल के अंदर जो है उसका समझें, और आपने फोटो लेने के बाद जब एडिटिंग में आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं उसका बिहेवियर समझें। दोनों को गौर से देखें, डिफरेंस क्या आ रहा है, जूम करके देखें, एक एक चीज़ को देखें, कलर ट्रांजिशन कितनी इफेक्ट हो रही है। सारी चीज़ें आप जब नोट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेहतर है कि मैं मोबाइल का एक्सपोजर लो करके फ़ोटो लूँ, या नॉर्मल मोबाइल से फ़ोटो लेके मैं स्नैपसीड के या फिर कोई भी फ़ोटो डायरेक्टर, लाइट रूम, मोबाइल में कहीं भी जाके एक्सपोजर को मैं एडजस्ट करूँ। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर हाईलाइट, शेडो और सारी चीज़ों को आप अपने मोबाइल के हिसाब से देखें, इंसाफ करते हुए आप उस हिसाब फ़ोटो लें। फिर आर्टिस्टिक, देखें 2 तरह के फ़ोटोग्राफर होते हैं। एक वो होता है जो पहले फ़ोटो बनाता है और फिर खींचता है। दूसरा वो होता है जो पहले फ़ोटो खींचता है फिर बनाता है। बुराई दोनों में नहीं है, सेम है। ठीक है, दोनों ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि मैंने अगर खींच लिया तो मैंने बनाना कैसे, तो आप उस हिसाब से खींचोगे। जब आपको पता होती है कि यार मैंने फोटो बनाना है, तो आप उस हिसाब से खींचोगे कैसे। ये दोनों सूरतों में फर्क किस चीज़ का है? फर्क ये है कि एक बंदे को अपनी डिवाइस, गैजेट और जो चीज़ें उसके पास है, कैमरा, उस पर उसको एतबार है और मालूमात है उसको, तो वो उस हिसाब से पहले फोटो देखता है फिर उसको कैमरे में बनाता है। दूसरा बंदा जो है उसको अपने पोस्ट प्रोसेसिंग के टेक्निक पे बड़ा एतबार है। उसको मालूम है कि मैं पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे कर सकता हूँ, तो वो क्या करता है, वो गैजेट वैजेट को रहने देता है। वो फोटो लेता है, उसको मालूम है कि यार मैं एडजस्ट कर लूंगा। उसको पता होता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में मेरे पास जो ये टूल्स हैं उसको मैं किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, बुराई किसी चीज में नहीं है, ये दोनों में बुराई नहीं है। आप उस तरह लो या इस तरह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी लोग फोटोशॉप के खिलाफ हैं, काफी लोग मतलब कह लो कि इन कैमरा और टाइम जाया नहीं करना चाहते, बोलते पागल हो गया, बादल जब मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में लगा सकता हूँ तो मैं बादलों का इंतजार क्यों करूँ। ठीक है, बादल लगाना मसला नहीं है, लेकिन आपने अगर बादल लगाए हैं तो क्या वो बादल उस फोटो को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पता होना चाहिए। देखिए, जिस तरह मैं भी काफ़ी सारे लोगों की फ़ोटोज़ अक्सर देखता हूँ, उन्होंने क्या किया होता है, वो कहते हैं कि मैंने ब्लेंडिंग की है, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा। ठीक है, वो ब्लेंडिंग करते हुए, अब उनको पता है उनको ब्लेंडिंग कर ली उन्होंने, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो देख रहे होते हैं कि सूरज लेफ्ट से निकल रहा है, ठीक है, तो शेडो राइट पे बनना चाहिए, लेकिन शेडो भी राइट पे बन रहा है और लेफ्ट पे बन रहा है। तो इस तरह से सेंस नहीं बनता। आपको लाइट की डायरेक्शन को समझना चाहिए, दोनों चीज़ों में लाइट की डायरेक्शन को समझना चाहिए। अगर आपके पास लेफ्ट से लाइट आ रही है तो शेडो राइट पे बनेगा। और राइट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि राइट पे मतलब लेफ्ट से लाइट आ रही है, लेफ्ट पे शेडो बन गया। लेफ्ट पे सूरज है, आपको एक चीज ब्लॉक कर रही है, एक चीज को, लाइट को ब्लॉक कर रही है, तो आपको पता है कि इस साइड पे शेडो होगा, तो इस साइड पे लाइट कैसे है, वो लाइट का आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्यों है। और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी फोटोग्राफर इसमें गलतियां करते हैं। ये असल में ये होता है कि आप बिहेवियर को नहीं समझते, मौसम के बिहेवियर। आप फॉर सपोज अगर मैं ब्लू आर की फोटो ले रहा हूँ, काफी जो सिटीस्केप की फोटो लेते हैं, वो क्या करते हैं, रात में फोटो लेते हैं, उसके साथ स्काई जो है दिन का लगा देते हैं, तो वो मैच नहीं कर पाता। अगर मैंने अभी आपके सामने एक फोटो खुली हुई है, ये फेज 2 की है, ये सिटीस्केप की फेज 2 की है, जिसमें मेरे पास शीशे जो है बिल्कुल व्हाइट है, इतने डार्क नहीं है। सही है, 100% डार्क होना, आपके पास शीशे या फिर कलर 100, जो शेडो है आपका 100% डार्क है, आपने उसके साथ स्काई ऐसा लगाया जो ब्राइट है, फिर आपने उसको कर्व टोन के साथ कवर किया, आपने उसको एक थोड़ा सा ब्लू आर का लुक दिया, लेकिन आप जो सिटीस्केप में आपके जो
सिटीज के अंदर 100% शैडो है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि 100% शैडो कैसे आ गया? अब फॉर सपोज अगर मेरी फोटो में भी आप राइट साइड पर शैडो देखेंगे, राइट कॉर्नर बॉटम में, वो शैडो 100% नहीं है। अब अगर मैं इसको जूम करूंगा तो मुझे कलर नजर आ जाएगा कि ग्रीन डार्क है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जस्टिफाई करना मतलब जो मुमकिन बने। अब ये हर चीज़ों हर बंदे को नहीं पता। अब फॉर सपोज अगर मुझे पर डे के हिसाब से अगर मैं पोस्ट लगाता हूँ उसमें मुझे 1000 लाइक मिल जाते हैं, तो उसमें से 2 लोग भी ऐसे नहीं होते जिनको बिहेवियर की समझ होती है। आप बिहेवियर को समझे, हर चीज़ के बिहेवियर को समझे, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह जो आप चीज़ देख रहे हैं उसका बिहेवियर क्यों ना हो, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि यार अब मौसम अच्छा नहीं है, फोटो अच्छी नहीं आएगी, तो अपने आप पर जोर न डालो, फोटो नहीं खींचो। ये कोई फर्ज नमाज नहीं है कि जो आप मतलब गई तो गुनाह हो गया हमारे से, ठीक है। आपने फोटो लेनी है, मौसम अच्छा है, फोटो लो, नहीं बन रही है ना, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगी, दोबारा फोटो ले लो। सेलिंग, सॉरी बात कहाँ से कहाँ निकल गई। सेलिंग के लिए सर मैं स्टॉक वेबसाइट को यूज करता हूँ, स्टॉक इमेजेस। आसान साल बताता हूँ आपको, जहन पे जोर नहीं दे। शटर स्टॉक, गेट इमेजेस, अलमी और इस तरह काफ़ी सारे हैं। इवन अभी इन्होंने भी शुरू कर दिया, अडोप ने भी। जो मेरे टॉप पे है वो शटर स्टॉक, गेट इमेजेस है, ठीक है। आप इन पे जाएं, सिंपल आप अपने फ़ोटो लें, फ़ोटो लेके प्रॉपरली एक चीज़ याद रखिएगा, उस पर उनके मंथली या डेली बेसिस पे उनके प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो उनको पता होता है, वो आपको डेली आपको ट्रीट भी कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं हर महीने कि इस महीने बेस्ट सेलिंग फोटोज कौन सी जाएगी, तो आप उस महीने उसी फोटो पे काम करें। मेरे ख्याल में मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, कुछ और फोटोज भी थे जो बाद में देख लेंगे। सो उस महीने फिर आप जिस तरह का आपको उन्होंने वो दे दिया कि टास्क दे दिया इस महीने, फॉर सपोज क्रिसमस सीजन है, क्रिसमस ईव है, तो क्रिसमस की फोटोज अच्छी आएंगी। अब कोशिश करें जहाँ जहाँ आपको लगता है क्रिसमस की आपको एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं पाकिस्तान में, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर बनाएं। ठीक है, हमेशा एक बता दूं कि जिस जगह आप जाएं उस जगह की रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट बताना चाह रहा हूँ। इथिकल बिहेवियर रिलेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और रिलेशन जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छी फोटो नहीं आती। अब मैं आपकी जाके फ़ोटो लूँ और आप कंफर्टेबल नहीं हो या आपके साथ मैंने रिलेशन नहीं बनाया, आप मुझे कभी फोटो कैच नहीं दोगे, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती आपके फ़ोटो ले लूँगा लेकिन वो चीज़ नहीं ले पाऊंगा जो मुझे लेना चाहिए, ठीक है। तो आप जाके रिलेशन बनाएं, आपको पता है क्रिसमस है तो उनके एक अच्छा है उनके लिए कि ईद का समय है, तो आप अपनी तरफ से मिठाइयाँ इस तरह की चीज़ें ले जाएं, गिफ्ट ले जाएं, जाएं उनसे मिलें, उनके साथ देखें बिहेवियर कैसा है, सेलिब्रेट करें, देखें, फ़ोटोज़ लें। फ़ोटोज़ लेने के बाद फिर आप शटर स्टॉक पर अपलोड करें। शटर स्टॉक में 2 चीज़ें होती हैं, मैं बड़ा बड़ा करके मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन डीप में भी नहीं बता सकूँगा, कॉल लंबी हो जाएगी। एडिटोरियल इमेजेस भी होती हैं, कमर्शियल इमेजेस होती हैं। एडिटोरियल में वो चीज़ जो किसी की कह लो कि किसी को मार्केट ना कर रही हो, किसी की पर्सनालिटी को इफेक्ट ना कर रही हो, वो एडिटोरियल में जाएगी। अगर फॉर सपोज कमर्शियल देनी है तो उसमें हल्के फुल्के प्रोडक्ट जिसमें कोई लोगो, किसी का कोई वाटरमार्क, किसी को कोई नाम, ऐसा कुछ ना हो, जो प्रॉपरली सोल हो, आपकी ही हो, ठीक है। और कह लो कि किसी कम्युनिटी को या किसी फर्द, कोई फर्द कल उसमें आके ये नहीं कह सकता कि मेरी फोटो बिलबोर्ड पे कैसे लगा दी, मुझे परमिशन क्यों नहीं दिया आपने। इस तरह की चीज़ें में कमर्शियल में नहीं जाती, प्रोडक्ट या फिर इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कमर्शियल में आती हैं। मेरी ज़्यादातर इमेजेस एडिटोरियल में होती है, और एडिटोरियल का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, उसका फ़ायदा क्या है। फोटो लें, एडिटोरियल में लगाएं, प्रॉपर एक एडिटोरियल का प्रोसीजर है, उस हिसाब से आप नेमिंग करें, डिस्क्रिप्शन दें, टैग्स यूज़ करें, और उस हिसाब से फोटो अपलोड करें। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी फ़ोटो रिजेक्ट होगी, आपको रीज़न पता लग जाएगा रिजेक्ट क्यों हुई है, बता देगा नॉइज़ है फ़ोटो में, ज़्यादा आउट ऑफ फोकस है, कंपोजिशन ठीक नहीं है। ये चीज़ें आपको जब रिजेक्शन होगी ना तो आपको पता लगेगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम जाके उसको काम करोगे, उसको फोटोज़ में इंक्लूड करोगे। फिर उसके अलावा आपको जब एडिटोरियल में इमेजेस होंगी, आपकी फ़ोटो कोई भी परचेज़ कर रहा होगा, वो आपके नाम को यूज़ कर रहा होगा कि फ़ोटो टेकन बाय। अगर फॉर सपोज़ मैं अभी जाके गूगल पे सर्च करूँ इब्रार कंट्री, तो फ़ोटोज़ मेरी निकल आएंगी। मैं उस फ़ोटो पे किसी पे क्लिक करूँगा, उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, तो जहाँ वो आर्टिकल या कुछ भी लगाया होगा, उन्होंने नीचे लिखा होगा shutterstock.com/ibrar.conry। तो इससे क्या हुआ, आपको एक मार्केटिंग हो रही है। जैसे मेरी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ काफ़ी लोगों ने अप्रोच की है, फिर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया, मुझसे इंस्टाग्राम पे बात की है कि आपकी इस तरह की फ़ोटो है, ऐसा-ऐसा है, इससे रिलेटेड और है कि नहीं है। तो फिर उनको जब प्राइस का लगता है कि शटर स्टॉक से मेरे पास प्राइस कम मिल रही है, तो मैं उनको मुझसे परचेज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। फिर एजेंसीज़ को आप अप्रोच करें, आपको पता लग गया है कि जिस तरह औरत मार्च हो रहा था पिछले दिनों में, आपको पता था कि औरत मार्च हो रहा है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो आप उनके लिए फ़ोटोज़ लें, उनको अप्रोच करें कि भाई औरत मार्च से रिलेटेड मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, या फिर मैं कराची में बेस करता हूँ, मैं इसी इवेंट को कवर कर सकता हूँ, अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो मुझे बता दीजिए।
एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस शहर में, जिस मुल्क में, कहीं भी रह रहे हो, उसका कोई भी उससे रिलेटेड ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस मुल्क पे और शहर पे, उस कम्युनिटी पे पड़ता हो। ठीक है, आपसे कोई फोटो गया, आप उसको उस जगह की ऐसी बुरी तस्वीरें दिखाएं जो आपकी मार्केट ही गलत कर रही है। या हो सकता है वो आपने जो 100 लोग खड़े हैं उसमें 98 लोग जो हैं वो एक तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो बड़े सुलझे हुए हैं। 2 लोग लड़ रहे हैं, आपने वो 2 लड़ते हुए लोगों की फोटो ले ली और 98 जो बिहेवियर था आपने उसको जीरो कर दिया। तो इस तरह की चीज़ ना करें। ठीक है, जो सिंपल है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो आप दिखाएं, फॉरवर्ड करें, उनको दें। अच्छा, एजेंसी को फॉरवर्ड कर दें तो उससे आपको एक तो उनका कांटेक्ट, मतलब आप उनके कॉन्टेक्ट्स में आ जाएंगे एक चीज़, एक तरह से। ठीक है, इससे थोड़े बहुत पैसे आपको मिलते रहते हैं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया एकदम से। शायद मैं लिखी हुई है कहीं पर कुछ। अच्छा, याद आ गया। सबसे अहम ज़रूरी चीज़ जो है ना, फ़ोटो खींचने के बाद अपने फ़ोटो की कैटेगरीज बना लें। ठीक है, कैटेगरीज कैसे बनाएंगे कि आपने फ़ोटो खींची है, फ़ोटोज़ लिए हैं आपने, फॉर सपोज आज के दिन में आपने 10 फ़ोटोज़ लिए, 10 फ़ोटोज़ को रिव्यू करें, उसमें आपको एक बहुत अच्छी फ़ोटो लगती है ना, उसको बेस्ट में डालें। एक फोल्डर बनाएं, बेस्ट फोटोज कराची, सदर, उस हिसाब से कैटेगरी बना के उसके अंदर एक फ़ोटो रखिए, तो आपकी बेस्ट में चलेगी। फिर आपने रखा कि एक फ़ोटो मेरी जो है ना वो नॉर्मल मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे चल सकती है, उसको उसमें रखें। बाकी फ़ोटोज़ आपको लग रहा है कि कचरा फ़ोटोज़ हैं, कोई काम की नहीं है, उसको शटर स्टॉक के लिए रखें। उससे क्या होगा कि फॉर सपोज आपकी बेस्ट फ़ोटोज़ कोड़ियों के मोल नहीं जाएगी। सही है, आपकी बेस्ट फोटो कोड़ी की मोल नहीं जाएगी। आपने कचरा फोटो लगा दी, आपको एक कंपनी अप्रोच कर रही है कि यार हमें इस तरह की फोटोज चाहिए, आपने उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि बस मेरे पास ये फोटोज और अच्छी पड़ी हुई हैं, तो फिर वो आपको शटर स्टॉक की प्राइस नहीं देगा, वो आपको फिर आपकी प्राइस देगा। ठीक है, फिर आप उससे कह सकते हो कि भाई मेरे पास ये फोटोज हैं और इसकी मैं इतनी इतनी प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। उसमें फिर क्या होता है कि बेस्ट फोटोज का प्रिंट्स भी सेल कर सकते हैं। आप प्रिंट्स लें, एग्जीबिशन में यूज करें, बेस्ट फोटोज को कोशिश करें एक एल्बम की सूरत में अपने पास रख लें, जब किसी के साथ मीटिंग हो तब दिखाएं। अगर मैं आपको जो फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है वो मैं आपको प्रिंट में दिखाऊंगा, आपको मजा नहीं आएगा। जो फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं लगाई हुई है, अभी जिस तरह बुक की फोटोज थी इंस्टाग्राम पे नहीं लगी, इसमें से कुछ मेरे में 4 या 5 फोटोज इंस्टाग्राम पे होंगी, ज्यादा फोटोज इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो मैं आपको जब वो दिखाऊंगा ना तो आप एकदम बिहेवियर चेंज होगा, बोलोगे यार ये फोटो तो इंस्टाग्राम पे नहीं है, ये इस तरह की फोटो कैसे ले ली। थोड़ा सा एक वो शौक आता है। एग्जीबिशन में अगर आप जा रहे हो, वहां पे इंस्टाग्राम की फोटोज लगी हुई है, तो आप एग्जीबिशन में क्यों जाओगे? जाने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कामों के लिए आप अपनी फोटोज की कैटेगरी करके उसको साइड में करके अलग कर दें। जो कचरा फोटोज है सबमिट करें, डेली टास्क बनाएं कि डेली मैंने 100 फोटोज अपलोड करनी है। 100 फोटोज का टारगेट बनाएंगे तो 100 फोटोज आपकी जो है वो प्रॉपरली कह लो कि रिजेक्ट भी हो सकती हैं, सिलेक्ट नहीं हो सकती। कोई लाजमी नहीं है जो 100 फोटोज अपलोड किए 100 की 100 ही सिलेक्ट हो। फिर रीजन ढूंढने की रिजेक्ट क्यों हो रही है, उस रिजेक्शन पे काम करें। वो किस वजह से रिजेक्ट हो रही है, नॉइज आ रही है, नॉइज किस वजह से आ रही है, कैमरे में आ रही है, कैमरे में क्यों आ रही है, क्या मैंने लाइट को ठीक से अंडरस्टैंड किया, या मैं ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में शेडो को ज़्यादा खोल रहा हूँ या मैं एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, उस वजह से आ रही है। तो चीज़ों को रिड्यूस करें जितना मिनिमम, जितना कम हो सकता है ना। और ये उस वक्त होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। मुझे पता है कि मेरे कैमरा लाइट में कैसे बिहेवियर कर रहा है और जब लाइट कम होती है तब कैसे बिहेवियर कर रहा है। मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में एक फोटो में एडिट कर रहा हूँ, मैं एक्सपोजर कितने नंबर पे रख रहा हूँ तो उसका क्या मुझे बिहेवियर मिल रहा है, जूम करके पिक्सल्स को देखें कितना फट रहा है, कितने टूट रहा है। फिर स्लोली आप जब इस तरह की चीज़ें आपको पता लगती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप में इंप्रूवमेंट आती है। फिर आपने टास्क दें कि फॉर सपोज पहले महीने आपने टास्क दिया कि भाई मैंने इस महीने $50 कमाना है। ठीक है, $50 पर मंथ मैंने कमाना है फोटो से। आपको लग रहा है कि यार अब तो मेरी 2 हफ्ते में, मतलब अगर स्टॉक के नीचे से देखेंगे 0.25 मिलता है आपको सेंट, $0.25 है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो आपको फिर ये लगेगा कि यार ये तो बहुत कम है, मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप काम करोगे, वीडियोस देखोगे, अपनी फोटोज़ को देखोगे, उसको गौर से सुनोगे, देखोगे, और फिर एज ए व्यूअर उसको सर्च करोगे कि मैंने अगर फॉर सपोज सर्च करनी है ये फोटो, तो ये फोटो आ रही है कि नहीं आ रही। जब आपको सर्च में नहीं मिल रही होगी तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा नाम चेंज करना चाहिए। अब नाम चेंज करें, हैशटैग को प्रॉपर्ली यूज़ करें, 50 हैशटैग हैं, 50 के 50 को यूज़ करें, लोकेशन को प्रॉपर डालें, तारीख का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, हो सकता है मतलब शाहरुख भाई को फोटो चाहिए 2019 में कराची में क्या हुआ था उससे रिलेटेड, वो आपने फोटो अपलोड की हुई है 2020 के अंदर, तो मुझे 2019 के उसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो तारीखों को प्रॉपरली तारीख को लगाएं, उस हिसाब से फोटोज अपलोड करते रहें। कोशिश करें कि टास्क लगा दें कि 5 महीने में मैंने 5,000 फोटोज अपलोड करनी है। फिर अपने ऊपर एनालाइज करें कि 5,000 फोटोज में मुझे भी इतना पैसे मिल रहा है, उसकी फिर आप रीज़न देखेंगे। तो रीज़न करने के बाद अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं दोबारा दोबारा उन फोटोज में जाके उनकी नेमिंग वेमिंग या हैशटैग्स वगैरह चेंज करें।
उस हिसाब से फिर अगले साल या 1 साल का 2 साल का लगा लें कि मैंने 10,000 फोटोज अपलोड कर ली। मैंने एक शख्स की फोटोज देखी थी, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फोटोज थी, वीडियोस थी, सॉरी फोटोज भी नहीं वीडियोस थी, जबकि वीडियोस एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाएं कि वो अगर 1 लाख से ज़्यादा उसकी वीडियोस हैं, ठीक है, और एक वीडियो $70 की सेल हो रही है, एक डाउनलोड, तो अगर उसकी दिन में 5 डाउनलोड हो रही हैं तो $350 हो गए, पर मंथ कितने हो गए? ठीक है, और उसने प्रॉपरली वीडियोस बनाई, कुछ वीडियोस नहीं है फॉर सपोज ऐसे हाथ मिला रहे हैं, साथ में कैमरा आ रहा है, हाथ दिखा रहा है बस, मैन शेकिंग हैंड्स, अनदर वन द हैंड शोइंग, डिटेल लगा दी। सिंपल वीडियोस हैं, सिंपल वीडियोस हैं, ऐसी वीडियोस हैं जो आप मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर लोग सोचते हैं कि डाउनलोड कौन करेगा, तो भैया जैसे आप फोटो लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा हैं जो वीडियो बनाना नहीं चाहते, वीडियो बना नहीं सकते, उनको वीडियो चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये ना सोचें कि मुझे कौन देगा, मुझे काम कौन देगा, या मेरा फोटो कौन लेगा। इस बात पर ध्यान दें कि मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, मैं आगे कैसे निकल सकता हूँ। लेने वाले बहुत हैं, तो अप टू द मार्क अपने काम को लाएं, उस पर चिंता करें। आगे बढ़ते हैं हम। एक काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ख्याल में शायद कवर हो गई हैं। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तस्वीर के लिहाज से एक और मेरे पास सवाल आया हुआ था कि कंपोजिशन के हवाले से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को कैसे इस्तेमाल किया जाए सिटीस्केप में। पहले इस सवाल को हम 2 टुकड़ों में तकसीम करते हैं, पहले कंपोजिशन को डालते हैं, फिर फोरग्राउंड बैकग्राउंड को डालते हैं। कंपोजिशन में देखें, हर चीज़ को खूबसूरती से अगर आप जब जगहों पर रखेंगे ना, तो वो कंपोजिशन अच्छी होगी। जैसे पीछे आपके कैमरा पड़ा हुआ, अगर मैं इसको आपके सर के बिल्कुल पीछे कर देता, मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा हो, तो वो कैमरे का हक अदा नहीं होता, या फिर आपका हक अदा नहीं होता, वो क्योंकि मर्ज हो रहा है आपके साथ। तो हर जब चीज़, जो चीज़ें, जो एलिमेंट आपके फोटो में आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि वो सही जगह पे है, और ये कब लगेगा, जब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी समझ होगी, तो फिर आप उसकी कंपोजिशन आपकी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको पता लग जाएगा मैं 2 स्टेप राइट पे जाऊँ, 2 स्टेप लेफ्ट पे जाऊँ, या आगे की तरफ जाऊँ, पीछे की तरफ जाऊँ, जूम इन करके दूँ या जूम आउट करूँ। ठीक है, सो आपको जब एलिमेंट्स आपके फोटोज में आ रहे हैं, मैं आपसे अगर पूछता हूँ ना कि यार आपने अगर वो मोहनजोदड़ो की मूर्ति रखी है तो वो क्यों रखी है, आपके पास एक रीज़न होगा। अगर आपके पास रीज़न नहीं है, आपको यार मुझे पता नहीं है मैंने क्यों ऐड कर दिया, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं है। आपके पास रीज़न होना चाहिए कि एक फोटो में एक चीज़ आ रही है तो वो क्यों आ रही है। ठीक है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस, समझ और इफेक्ट्स को समझने के बाद आती है। जो जनरली जैसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी कंपोजिशन की वजह से इम्प्रूवमेंट की थी, वो ये था कि मैं टास्क देता था, एक रूल को मैं 1 हफ्ते फॉलो करता था, फिर वो रूल में से फॉलो नहीं करता, उसका इफेक्ट दिखता था। ठीक है, तो आपको जब इफेक्ट्स पता लग गया ना, तो फिर ये नहीं होता कि यार आप कौन सा रूल यहाँ फॉलो करो। रूल्स गाइडलाइन है, आपको हेल्प करती है अच्छी फोटो लेने में। ठीक है, जो फोटो लेने वाले वो आप हैं, और वो इस हिसाब से होता है कि आपको पता होता है कि यार ये फोटो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ये रूल, आपको जब रूल्स का अंदाजा होता है तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा इसमें मैं ये रूल फॉलो कर सकता हूँ, इसमें ये रूल फॉलो कर सकता हूँ। कुछ फोटोज अकॉर्डिंग टू द रूल बनती हैं, रूल्स को मतलब आप ऐड करके उसको अच्छी फोटो बना देते हो। कुछ फोटोज में आप रूल काट देते हो, निकाल देते हो, उसको अच्छी फोटो बना देते हो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपको समझ है। ठीक है, मुझे रूल्स की समझ ही नहीं है, तो मैं फिर कहूँ फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं है। आपने एक अच्छी फोटो ली, आपको पता ही नहीं है उसमें रूल आपने फॉलो किए हैं। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि यार एक फोटो में रिलेशन बनाना है कुछ एलिमेंट्स का या कुछ चीज़ों का, कुछ कंपोनेंट्स का, पहले तो मैंने समझना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। जब मुझे सब्जेक्ट की समझ में आ गई, फिर मैं उसको सोचूंगा कि यार इस सब्जेक्ट को मैं रखूँ कहाँ पर, किस जगह प्लेस करूँ, फिर उसके जब मैं इस हिसाब से प्लेस करूँगा, फिर चीज़ें एलिमेंट ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ना बड़ी स्लो हैं, ये शुरू में स्लो होंगी, जब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होगी फिर आप चीज़ देखोगे साथ में 2-3 एलिमेंट देख के उसको कंपोज करके उस हिसाब से टिक कर दो, फिर वो सेकंड्स में हो जाएगा चीज़ें, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह स्ट्रीट में लोग किसी से पूछते हैं कि यार आप स्ट्रीट में इतनी अच्छी फोटो कैसे लेते हो, तो अगर आप शुरू में देखोगे, शुरू में उसने नॉर्मल फोटोज ली होंगी, बिल्कुल सिंगल, बिल्कुल सादी सी, फिर स्लोली स्लोली उसने वर्कआउट किया, उसने चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट किया, फिर 2-3 चीज़ों को, एलिमेंट को एकदम, उसका दिमाग जो होता है ना इतनी जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है कि उसे बस सेकंड्स लगते हैं, माइक्रो सेकंड्स लगते हैं कि हाँ यार ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, तो खींच लो, पूरी तरह वो डिसाइड कर पाता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस लाजमी है, और एक रूल को, एक चीज़ एक दिन, एक हफ्ते फॉलो करें, सिर्फ फॉलो नहीं करें, उसको इफेक्ट देखें। ठीक है, रूल है, फ्रेम इन फ्रेम है, हर जगह फ्रेम इन फ्रेम अच्छा नहीं होता। किस जगह फ्रेम इन फ्रेम अच्छा होगा, किस जगह गोल्डन रेशो अच्छा होगा, किस जगह डोमिनेटिंग आई अच्छा होगा,
ठीक है, किस जगह जिस तरह ये भी रूल है, हाई कंट्रास्ट स्ट्रॉन्ग शेडो रूल है। फिर आप बिहेवियर्स को समझते हो, लाइट का बिहेवियर क्या है। अब लाइट को समझो, बिहेवियर को समझो कि भाई लाइट अगर किसी चीज़ के थ्रू आ रही है तो कैसी आ रही है, लाइट अगर डायरेक्ट आ रही है तो कैसे आ रही है, लाइट अगर बाउंस होकर आ रही है तो कैसे आ रही है। ठीक है, फिर लाइट का कलर के ऊपर इफेक्ट कैसा है कि अगर रेड कलर के ऊपर से कपड़े से लाइट गुजरती हुई आ रही है और चीज़ है कि एक सब्जेक्ट है वो येलो कलर का स्किन है, तो टोन कैसे आ रहा है उसका। ठीक है, जैसे मैं आपके ग्लासेस में भी देख रहा हूँ पिंक कलर का मुझे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, साथ में व्हाइट आ रहा है, तो आपकी स्किन टेक्सचर के ऊपर वो क्या इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बिहेवियर जब आप समझोगे ना, फिर रूल्स आपको समझ में आ गए हैं, आपके गैजेट्स की आपको चीज़ें को समझ में आ गई है, तो आप कंपोजिशन का प्रॉपरली हक अदा करो। ज़्यादा टाइम जो लोग कैमरा सेटिंग पे लगाते हैं उनको चाहिए वो ज़्यादा टाइम कंपोजिशन पे लगाए। ठीक है, वो कंपोजिशन जो आपकी ज़िंदगी में वो ऐसा आ सकता है कि दूसरों की फ़ोटोज़ को अपडेट करें। ठीक है, आप फोटोज़ देखें पर डे के हिसाब से 5-5 फोटोज़ देखते रहें, उसको कुछ चीज़ों में डिवाइड कर दें। मैं ये टास्क आपको बता दूंगा क्योंकि ये भी एक सवाल है, मुझे याद है। तो उसमें आप डिवाइड करके आप उस पर काम करें कि इसको मैं कैटेगराइज में इस कैटेगरी में कितना कितना रख रहा हूँ। ठीक है, और फिर चीज़ों को ज़रूरी समझें कि यहाँ क्या कोई रूल ज़रूरी था या नहीं था, ये ज़रूरी है कि नहीं है। उस हिसाब से आप देखते रहेंगे तो उस हिसाब से इंशाल्लाह अच्छी फ़ोटो लेना शुरू कर देंगे। पहले फ़ोटो कैमरे में खींचने से पहले आपके दिमाग में आना लाजमी है। पहले चीज़ों को देखें, पहले अपनी आँख से फ़ोटो लें, अच्छी तरह समझ लें कि हाँ ये ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके पास कैमरा नहीं होता तो आंखों से फोटोज लेते रहे, देखते रहे चीज़ों को, फोटो लेते रहे। तो इसके बाद जब कैमरा आपके पास आता है तो आपका माइंड की प्रैक्टिस हो चुकी होती है। फिर आपको जब आपको कैमरे की भी समझ होगी तो फिर दोनों को मिला के आप एक अच्छी फोटो ले लोगे। ठीक है सर मैं 2 बातें और पूछूंगा आपसे और फिर हम सॉरी यहाँ फोरग्राउंड बैकग्राउंड को ऐड करना भूल गया, सॉरी। फोरग्राउंड बैकग्राउंड, सर बैकग्राउंड अगर आपके वाइट पेपर है आपके पास बिल्कुल सादा सा, उस पर अगर एक मैं लफ्ज लिखता हूँ तो बिल्कुल अच्छी तरह विजिबल होगा। ठीक है, चाहे वो मैं छोटा करके भी क्यों ना लिखूँ तो विजिबल होगा। फिर उस हिसाब से अगर आपके पास एक मैसी है, कलर्स में फेंक देता हूँ एक पेपर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट येलो मिक्स करके फेंक देता हूँ, तो आपका बैकग्राउंड बन गया। उसके ऊपर मैं फिर येलो फेंक देता हूँ, ऑलरेडी बैकग्राउंड में येलो कलर है उसके ऊपर भी येलो आ गया तो मिक्सअप हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। क्लीन बैकग्राउंड चीज़ों को पॉपअप कर देता है, इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड फोटो को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोरग्राउंड जो है ना वो रिलेशन बनाता है। ठीक है, बैकग्राउंड मिडग्राउंड फोरग्राउंड, आपने एक सब्जेक्ट देखा, पहले आपको डिसाइड करना होगा इसको मैं बैकग्राउंड में रखूँ, फोरग्राउंड में रखूँ, मिडग्राउंड में रखूँ। जब आपको अंदाजा होगा ना, मतलब एक प्रैक्टिस होगी आपकी, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरा फोरग्राउंड में अच्छा लगेगा। फिर आप उस हिसाब से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड देखोगे, सॉरी फोरग्राउंड में अच्छा लगेगा तो आप मिडग्राउंड बैकग्राउंड देखोगे। ठीक है, जब आपका बैकग्राउंड एक अच्छा है इंटरेस्टिंग है तो आप फिर फोरग्राउंड और मिडग्राउंड देखोगे कि इसको मैं, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो भाई तीनों चीज़ें आपको एकदम मिल जाती है। यहाँ यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये मेरा फोरग्राउंड मिडग्राउंड बैकग्राउंड हो गया, मिला लो कैंसिल। ठीक है, सो लाजमी नहीं है कि हर तस्वीर के अंदर फोरग्राउंड मिडग्राउंड बैकग्राउंड हो। कुछ तस्वीरें सिर्फ कलर्स ही होती हैं, सिर्फ लाइट्स ही होती हैं, सिर्फ मिनिमलिस्टिक। अब देख लो कि मतलब एक छोटी सी एक सिंपल सी चीज़ है, आपके पास लाइट बड़ी प्यारी आ रही है, एक ही चीज़ आपके विजिबल है पूरी ब्लैक है, तो आप ले लो ना, उसमें फोरग्राउंड है ना बैकग्राउंड है ना बैकग्राउंड है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है एक लाइट है बस। सो ज़रूरी नहीं है कि हर फोटो में ये हो, लेकिन अगर किसी चीज़ में फोटो में आ रहा है, क्योंकि ये लेयर्स का काम कर रहा होता है। ठीक है, हमारी जो चीज़ें खूबसूरत आती हैं वो लेयर्स में आती हैं हमारे पास, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। तो आप जब उसको लेयर्स को आप देखोगे, जब समझ में आएगा तो आपको फिर अंदाजा होगा कि अच्छा ये मेरी फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड होगी, मिडग्राउंड आ गई, बैकग्राउंड आ गई। फिर इसमें कैमरा सेटिंग बड़ी इन्वॉल्व होती है। अब मेरे पास फोरग्राउंड इंटरेस्टिंग है, मिडग्राउंड पे मेरा सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड मेरा क्लीन है, सेटिंग मेरी f2.8 है, तो मेरा फोरग्राउंड भी जाएगा बैकग्राउंड भी जाएगा। तो जब मुझे कैमरे के बिहेवियर का पता है तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि f11 पे मेरा 16 की फोकल लेंथ पे मेरे पास तीनों चीज़ें अगर 6 मीटर या 3 मीटर की दूरी पे हो तो सारी शार्प आती हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर एकदम आपका ध्यान आपको कहेगा भैया, जब आप व्यू फाइंडर से देखोगे सेटिंग आपकी नजर आ जाएगी। ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट की तरफ देखो, एकदम आपका जो उंगलियों में रिस्पॉन्ड कर देगी। आप 5.6 से 2 मिनट में आप सीधा 11 पे चले जाओगे, फोटो ले लो। ठीक है, तो ये सेकंड्स का गेम। उस वक्त तक मैं बार बार इस बात पे कह रहा हूँ कि जब तक आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप ये सेकंड्स में आना शुरू करो। पहले आप चीजों को एनालाइज करोगे, शायद उसमें घंटा लगा दो, फिर मिनट्स लगा दो, फिर आहिस्ते 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 सेकंड्स लगा दो।
गलतियां इंसान करता है, ऐसा नहीं होता, काफी बार ऐसा होता है मौका खो बैठता है, अच्छा मौका होता है कैमरा साथ नहीं देता, ठीक है, आप सेटिंग एक देते हो ध्यान नहीं रहता उस तरफ, या फिर बस एकदम को डिस्ट्रैक्ट करके चला गया, ठीक है। तो एक चीज़ और जो बड़ी अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस बात का ध्यान नहीं करते। कोशिश करें आपके कैमरे से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड जब आप फोटो ले रहे हो, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है ना उसको दूर कर, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि यार ये फोटोग्राफर, इससे मेरे थॉट्स मैच हो रहे होते हैं, और वो आप उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जाओ उसके साथ फोटो लो। आपको लग रहा होता है कि यार ये इस बंदे के साथ मैं जाता हूँ, मैं एक फोटो ले रहा होता हूँ, यार ये मुझे अपनी चीज़ें बता देता है, तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, दूर हो जाओ, कोई मसला नहीं है, फोटो लो, दिखाओ उसको। अब ये नहीं होता कि यार अब सेल्फिश हो जाओ, छोड़ दो उसको, ये नहीं, बैठो अब उसके साथ डिस्कस करो चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें मेरी समझ नहीं पा रहा है, हो सकता है आप गलत हो, तो आप फोटो लेके उसकी बात को ओबे करते हो, एक फोटो ले लो, एक अपनी बात को रखते हो फोटो ले, फिर आप अंदाजा लगा लो कि यार उसकी बात ठीक है या मेरी बात ठीक है। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, कैमरा स्ट्राइप लिए होते हैं, आप फोटो ले रहे होंगे, आपके जहन में एक चीज चल रही होगी, फोटो खींचे जाओगे, साथ में बोलेगा भाई निकॉन D850, अरे वाह भाई, कैमरा दिखाओगे भाई, तुम मुझे फोटो लेने दो, सही है। तो आपको लग रहा है कि यार ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करने वाली है, उसको हटा दो, ठीक है। तो इन चीजों को जरा दूर रखें, आपके साथ जितनी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, और इस पे ध्यान दो, फोटो में सुंदर करते सर वैसे तो इतनी सारी एडवाइस और टिप्स हमें मिल गई हैं, मगर उसके हाँ। बावजूद मैं आपसे बिगिनर्स के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे ज्यादा किस बात पे जोर देते हैं एडवाइस के लिए, इसमें बिगिनर्स क्या के लिए हम। हाँ देखें, बिगिनर्स के लिए मैं एक ऐसी जगह पे या ऐसे शख्स में नहीं हूँ जो मैं नसीहत कर सकूँ। हाँ, मैं सजेशन दे सकता हूँ, मैं सजेशन दूंगा, मैं खुद भी समझता हूँ कि मैं बिगिनर ही हूँ, एक तरह से मैं लर्नर ही हूँ, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स के लिए सजेशन है वो है, आप सीखते रहें, ठीक है, सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतनी कम है। ये कभी भी ऐसा एक पॉइंट नहीं आता ज़िंदगी में जहाँ आप हो गया मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, ठीक है। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आप हर गुरु का एक गुरु मिल जाता है, ठीक है। तो ये बंदा कोई समझे कि मैं उस्ताद हो गया हूँ, ये फिर वो उसके लिए डाउन होना शुरू होता है। आपने एक चीज़ों को, बिहेवियर को समझते रहें, जितना चाहें आप प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ आपके पास है, इससे पहले आप उससे बड़ा कैमरा उठाएं, DSLR उठाएं, कुछ भी उठाएं, जो चीज़ आपके पास है पूजे उस पूरी तरह से उसे इस्तेमाल करिए। जब आपको लग जाए कि हाँ यार मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम उसका हक मैंने अदा कर दिया है, तो आप दूसरी तरफ जाएं, उसको अब यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में मैं याद पड़ता है कि शायद 2 या 3 साल तक मैं एक लेंस एक कैमरा यूज़ करता रहा, अच्छी तरह यूज़ कर लिया, अच्छी तरह यूज़ कर लिया। 2 साल के बाद मुझे लगा कि यार अब मेरी कैमरे की ये लिमिट है, तो फिर मैंने एक और कैमरा फुल फ्रेम लिया, फिर उसके साथ वो पुराना लेंस यूज़ करता रहा मैं DX का, उस लिमिट को। फिर मुझे जब अंदाज़ा हो गया कि अब ये लेंस मेरी लिमिट को हायल हो रहा है बीच में, तो वो लेंस मैंने चेंज किया, उसको मैंने अच्छी तरह जितना इस्तेमाल कर सकता था उसमें इस्तेमाल किया, उससे काम लिया मैंने, तो लेंस चेंज करके फिर मैं दूसरा लेंस लिया, यूज़ में लेंस लेता रहा। शायद कैमरा मैंने नया लिया होगा, मैं उसके अलावा एक लेंस मैंने नया लिया है मेरे ख्याल में, शायद उसके अलावा मैं यूज़ में रहता हूँ, चेक करता हूँ, अच्छी तरह टेस्ट करता हूँ, अच्छी तरह चेक करता हूँ कि ठीक है, कोई मसला नहीं आ रहा, उसके बाद मैं ले लेता हूँ, उसको परचेज कर देता हूँ। जो नया लेना पुराना लेना इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लेना या नहीं लेना इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है उसको इस्तेमाल करें अच्छी तरह, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो लाइट को समझना है। जो पूरी फोटोग्राफी है वो लाइट के इर्द गिर्द घूमती है, तो लाइट को अच्छी तरह समझ लें। मेरे ख्याल में शायद अशोक भाई ने भी बात बताई थी, सही है, वो लाइट को समझने के साथ साथ लाइट के बिहेवियर को समझें, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है लाइट का, ठीक है। अगर मैं फॉर सपोज डायरेक्ट सनलाइट में अगर कोई फोटो ले रहा हूँ, 12 बजे का टाइम है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरे पास, कहाँ का मेरे पास शेडो आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, हाईलाइट्स को समझें, हाईलाइट्स कितने हैं, शेडो को समझें, ठीक है। उसके अलावा आप कह लो कि रूल्स और कंपोजिशन रूल्स को फॉलो करें, जितने ज़्यादा रूल्स। मुझे याद है एक वीडियो है जो मैंने तकरीबन, मेरे ख्याल में शायद वो कमोबेश अगर कहूँगा तो मैं उसको तकरीबन 2-3 साल से देख रहा हूँ, 100 से ज़्यादा बार उसको देख चुका हूँ मैं, ठीक है। उसको बार बार देखा, अब एक वीडियो में कल देख रहा था, तकरीबन नहीं भी होगा तो कल 8 मिनट की वीडियो है, मेरे ख्याल में 2 घंटे का टाइम है, उसको मैं 10-15 बार उसको देख चुका हूँ, बार बार रिवाइंड कर रहा था, बार बार रिप्ले कर अपने पॉइंट्स बना रहा था, एक एक जुमले को सुन रहा था, फिर हटा रहा था, फिर जुमले को सुन रहा फिर हटा रहा, ठीक है। तो अब बार बार उसको सुने, पॉइंट्स बनाए, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी फोटोज को लोगों को दिखाएं, उसको फिर उनसे
मतलब उसकी तनकीद हो या इस्लाह हो या उनके जो भी हो, वो चीज़ों को नोट आउट कर रहे हैं, उसको ठीक से, उसको गलती है तो उसको गलती माने, उस पर काम करें। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी फोटो में गलती नहीं है और वाकई वो गलती है और आप उसको गलती को तस्लीम नहीं करो, तो वो आपकी आदत बन जाएगी और हमेशा वो गलती आपके साथ ही रहेगी जिंदगी भर। तो आपके पास एक गलती है, उसको तस्लीम करें, हाँ ये गलती है, ठीक है। चाहे उसके सामने उसको ना कहें कि यार नहीं यार मैं ऐसे किया। देखें, कहानियां नहीं होती फोटो में, फोटो में कभी कोई कहानी नहीं होती है मैं ऐसे गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना मुश्किल था, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। सर मुझे फोटो दिखाओ, ये मेरी फोटो है, अच्छी है, ठीक है, नहीं है, नहीं है। कोई फोटो बुरी नहीं होती। बेस्ट फोटोज कौन सी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अमेजिंग कैसा होता है, वो कौन सी फोटो होती है जो मुझे, तो फोटो देखो 3 सेकंड तक रुक के तो अच्छी फोटो है। फोटो देखिए हटा रखा है साइड पे, नॉर्मल, तो नॉर्मल फोटो है। फोटोज को आप इंटरेस्टिंग बनाते हो, जब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत है। वो एलिमेंट्स आपको मालूम होना चाहिए, उस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको अंदाजा होगा कि अगर फोटो में कोई चीज आ रही है तो वो क्यों आ रही है, फोटो से अगर कोई चीज जा रही है तो वो क्यों जा रही है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना कम है, सही है। और कोई, अगर मैं एक बात और बता दूं, ये कम्युनिटी डिवाइसेस पे और उस पर ज्यादा पैसा लगा लेती है पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया। चाहे वो कतर में हूँ, कतर में भी मैं आपको बता सकता हूँ, महंगे से महंगा कैमरा लोग परचेज करने में 2 सेकंड का, मतलब 2 सेकंड सोचते हैं, 30 सेकंड में परचेज कर लेते हैं। लेकिन जब एक बात आती है ना किसी गुरु की ऑनलाइन वर्कशॉप लेने की, किसी मेंटोर की, उसको बोलेंगे मेरा उस्ताद है, मैं इसको बड़ी तारीफ करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा लगता है, इसकी फोटो अच्छी लगती है, उसकी ऑनलाइन वर्कशॉप आ जाएगी, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में शायद $200 की नहीं होगी, उसको परचेज करते हुए ना पूरा दिन लगा देंगे कि मैं लूँ या नहीं लूँ, मैं देखूँ या नहीं देखूँ, ठीक है। तो आप जो चीज़, जो नॉलेज है ना, वो भी आपके गैजेट्स में आता है। सिर्फ कैमरा आपका गैजेट नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी नॉलेज भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कितनी मालूमात है ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो एक बंदा एफर्ट लगा लगा के पूरी जिंदगी लगा देता है वो, और उसके अलावा मुझे कोई अमीर तरीन फोटोग्राफर का नाम बता दें, कोई नहीं है। मैं कहूँ कि जिसकी फोटोज मिलियंस में सेल होती हो, शायद जनरेशन में एक आध कोई आया हो, ठीक है। तो आप एक तरह से कम्युनिटी को गिव बैक भी दे रहे हैं। वो कम्युनिटी, आप मतलब आप किसी की वर्कशॉप ले रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उससे लें। उसको ये ना सोचें कि यार वो मैं इसकी क्लास क्यों लूँ, या अक्सर लोगों से बात करता हूँ, यार इस तरह की वर्कशॉप है, बड़ी सस्ती है, उस पर सेल लगेगी, मैं परचेज कर रहा हूँ, अगर उन्हें परचेज करनी तो मिलकर ले लेता। तो वो कहता है यार मुझे तो काम आता है, मुझे तो पता है वो क्या सिखाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बेसिक 5 साल बाद जो बेसिक आप पढ़ोगे, 5 साल पहले जो बेसिक आपने पढ़ी होगी, तो ये जो टाइम है ना, जिस टाइम में आप सीखे हो, उस टाइम में बेसिक के सीखने का और समझने का, आप क्लास ले लोगे तो ड्यूरेशन या चीज समझ होगी ना, बिल्कुल डिफरेंट होगी। मैं अगर 5 साल पहले एक चीज को पढ़ रहा हूँ, वो एक अलग तरह से मैंने इसको समझा होगा, अलग तरह से मैंने इसको पढ़ा होगा। मैं एक चीज, एक मराहल से गुजरने के बाद, 5 साल लगाने के बाद उसी चीज को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक अलग तरह से उसको पढ़ रहा हूँ, एक अलग तरह से उसको फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं होता कि मुझे आता है मैं क्यों लूँ, ऐसा नहीं होता। आपको आता है, कोई मसला है, दोबारा लें। शायद हो सकता है आपके जहन में, आपके सामने से एक ऐसा जुमला गुजर जाए या ऐसा कोई चीज है गुजर जाए जो आपने कभी नोट नहीं की हो, ठीक है। और फिर आप एकदम कहोगे यार ये ऐसा बिहेवियर मेरे साथ होता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसको आपको अंदाजा होने लग जाएगा उसका। तो प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, जितना ज़्यादा सीखें उतना अच्छा है, सही है। और हमेशा याद रखिए, कामयाब आदमी जो होता है ना, वो मंजिल पे पहुंच के नहीं होता, वो प्रोग्रेस की वजह से होता है। सो अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी, अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरा गोल है और आप उसकी तरफ रवां दवा हैं, और आपको लग रहा है कि यार मैं स्टेप बाय स्टेप को क्लियर कर रहा हूँ, तो आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, आप कामयाब आदमी हैं। अभी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं काम, मतलब एक टाइम जगह पे लगा रहे हैं। मुझे पता होना चाहिए, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ तो मैं हैदराबाद के रास्ते पे जाऊँगा, मैं रास्ते पे चलता रहूँ कि भाई कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर आप चलते ही रहोगे। तो भाई गोल सेट करें, ठीक है। सर हमने भी एक गोल सेट किया था, हम उससे आगे निकल चुके हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है सर। उफ, सर मैं आखिरी सवाल लूंगा, नहीं तो हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा वो बढ़ मारे जाएगा। अभी भी साहब, मेरे मुझे ख्याल से इतना, तकरीबन कोई 1.25 घंटे से ज्यादा हो गया है। सो मैं अगर आपकी जगह मैं होता ना, तो मैं कट लगा 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 के फजूल फजूल चीजें निकाल देता। काफी सारी चीजें मुझे याद है, मेरे ख्याल में मैंने फजूल बोली है या रिपीटेटिव है,
तो मैं कट सर लगा लगा मेरे बिल्कुल। मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारी हाँ चीजें जो है वो सारी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हर चीज आपको किसी ना किसी तरह जोड़ रही होती है। किसी के लिए जो है वो शायद वो बात इंपॉर्टेंट हो जो मैं कट लगा के निकाल दूं, तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। मैं पूरी की पूरी बात जो है हाँ। ना वो पहुंचाना। सही। मेरे पास जैसे आखिरी जो है अभी कुछ देर पहले ही जो है ये सवाल एक आया था कि हम बहुत से इंटरनेशनल और अपने बराबर वाले मुल्क इंडियन फोटोग्राफर्स की भी किताबें देख रहे होते हैं। आप भी किताब पे ये काम कर रहे हैं, तो मैं इस वजह से इस पे और बात करना चाह रहा था। हम लोग किताबी सूरत में जो है वो तस्वीरें देख रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो इस पे इतना रुझान क्यों नहीं है, या फिर हम लोग क्यों जो है वो फोटो बुक की तरफ नहीं जाते? यानी कि मैं जो है वो वैसे भी डील करता रहता हूँ, तो फोटो बुक की परचेजिंग और सारी चीजें शायद इफेक्ट करती, मगर फिर भी मैं एक एज अ फोटोग्राफर जानना चाह रहा हूँ कि फोटो बुक की तरफ क्यों नहीं जाया जाता हमारे से। ये फोटो ये देख रहे हैं पीछे बैक में मेरे नजर आ रही है, ये फोटो है पाकिस्तान में आके भाई। उसका कवर पेज का एक वो था, मुझे बड़ा पसंद लगा, मैंने लगा दिया अपने पास ही रखा था, क्योंकि मैं अभी मूव हो रहा हूँ तो बुक्स मैंने सारी पाकिस्तान भेज दी है। लेकिन फोटो बुक में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है पैसे का। फोटो बुक में पैसा लगता है। ठीक है, अगर मैंने अभी एक कॉपी मैंने अभी प्रिंट करवाई है तो उसमें मेरे ख्याल में शायद 160 पाउंड लगे हैं। तो 160 पाउंड एक अमाउंट है। अब फोटो बुक की तरफ हर बंदा, मतलब क्यों बुक खरीदेगा आपकी? आपकी बुक बंदा खरीद रहा है, शाहरुख भाई की मैंने बुक खरीदी, मैं क्यों खरीदूं? ठीक है, उस सूरत में खरीदूंगा, मैं देख रहा हूँ कि यार शाहरुख भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, लेकिन ये चीजों को खुल के नहीं आ रहे। अब मेरी शटर स्टॉक पे कोई 5,500 के करीब फोटोज हैं, इंस्टाग्राम पे मेरी कोई 170 के करीब फोटोज हैं, तो बाकी फोटोज कहाँ जा रही हैं? मतलब कचरा फोटो सारी मैंने शटर स्टॉक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ फोटोज डाल दी, तो बाकी फोटोज कहाँ हैं? वो बाकी फोटोज हैं बुक में। ठीक है, आप इंप्रूव करें, प्रोग्रेस करें, फिर आप अपने पास रीजन निकालें कि यार बंदा बुक क्यों खरीदे, उसने खरीदना तो क्यों खरीदा। बुक जो है ना मेरे हिसाब से बहुत सस्ती चीज़ है एज कम्पेयर टू प्रिंट्स को परचेज करना। आप एक बुक ले रहे हो तो उसमें आप 60 फोटोज ले लेते हो, वो बुक आपको मिलती है कोई तकरीबन 10,000 रुपए की। फिर वही बंदा आप उसका प्रिंट परचेज करने जाओ, 15,000 रुपये का प्रिंट मिलेगा आपको। तो बुक परचेज करो, प्रिंट परचेज करो, ये सोचो आप। ठीक है, रुझान मतलब लोगों का फोटो प्रिंटिंग की तरफ से रुझान इसलिए नहीं है कि यार अव्वल तो स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे पास, दूसरा ये कि दूसरे जो सबसे बड़ी बात है वो लोगों को सोर्सेज का नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ से वो स्पॉन्सर्स ढूंढ सकते हैं। आपके पास एक बुक है, आपको पता होगा जर्मनी में साल में एक बार बुक फेयर होता है, जहाँ पे लोग अपनी एक एक कॉपी बुक्स के लेके जाके वहाँ शेयर करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जो होते हैं फॉर सपोज जो स्पॉन्सर्स होते हैं या पब्लिशर्स होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, वो देखते हैं उनको, जिसको समझ में आ रहा होता है वो उसको स्पॉन्सर करता है, पब्लिश करता है। फिर इस तरह आप डिफरेंट इवेंट्स में जाएं, दुबई में जाएं, पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे हैं ना, आप अपने साथ। मैं यहाँ पे एक शख्स से मिला था, वो बाबा जी थे बड़े बूढ़े को, उन्होंने कोई तकरीबन मेरे ख्याल में शायद वो हॉर्स राइडिंग को बड़ा शौक था उनको, और हॉर्स राइडिंग के ही फोटोज, मतलब वो रेस किए थे फोटोज ले। उन्होंने क्या किया था अपने साथ, वो छोटा सा इतना सा एल्बम बना के ना, फोटो का एल्बम नहीं आता था 4x5 4x6 का शायद, इस तरह के 2 एल्बम उन्होंने जेब में रखे हुए। अब आया हमसे मिले, हमने कहा कब से, उन्होंने बताया कि वो उनकी जो जिस रेस में वो आए थे वो 400 कुछ नंबर की उनकी रेस थी, मुझे याद नहीं है, और ये 2 साल पुरानी बात है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मैंने सारे रेसेस को इतना कोई मैंने देखा, बोला पहले मैं इस पे पैसा लगाता था, अब मैं शौक से मुझे पैसा लगाने लगा, मुझे लॉस होने लगा, मेरी बेगम मुझे छोड़ के चली गई, सब लोग अलग हो गए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्योंकि इसको मैं पॉजिटिव यूटिलाइज करना शुरू हुआ। तो उसने पॉजिटिवली यूटिलाइज कैसे किया कि वो जब जा रहा है उसके पास एक छोटा सा कैमरा था, एक्शन एफ की तरह, वो फोटोज लेता था, फोटोज लेके ना वो उसकी प्रिंट्स बनाता था। अब फॉर सपोज गया है, वो डिफरेंट लोगों से मिलता था, उनको एल्बम दिखाता था, वो बोलता था कि यार ये फोटो मुझे चाहिए, ये फोटो चाहिए सर, ये कार्ड है मेरा, आप मुझसे परचेज कर लें। अपनी मार्केटिंग वो खुद कर रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, आप जाएं अपना कार्ड लें, अपने साथ अपनी फोटो एल्बम लेके जाएं। ठीक है, अब ये मेरी बुक है, ये कोई उसमें नहीं आएगी, ये तो मैंने एक कॉपी अपने लिए लगाई है, लेकिन मैं जब डिफरेंट लोगों से मिलूंगा उनको मैं दिखाऊंगा कि यार ये फोटो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो जब देखेंगे बोलेंगे हाँ वाकई इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो कहेंगे यार ये हम पब्लिश कैसे कर सकते हैं, या फिर ये प्रिंट मैं कैसे दे सकता हूँ। मैं उसको बता सकता हूँ कि यार ये इस प्रिंट का ये साइज जो है मैं इतने का दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छी एक और बात बताऊँ, अगर आपके पास अगर सोर्स ऑफ अर्निंग है ना कोई और आप चाह रहे हैं कि आपका नाम हो जाए, ठीक है, मतलब नाम से मुराद ये कि आप मार्केट में बहुत जल्दी आगे आ जाएं, तो मेरा मानना यह है कि तस्वीर जो है ना वो रहमत होती है, मेरा मानना यह है। ठीक है, जब तक आप दूसरों के लिए रहमत के काम नहीं करोगे ना तो आप पे रहमत नहीं बरसेगी। ठीक है, और ये बात मेरी याद रखिएगा हमेशा, मैं आपको बताऊं इसका
शायद 1-2 दिन में आपको फ़र्क फील ना हो, लेकिन कुछ अरसे बाद फील होना शुरू हो जाएगा। इस्लाम में सबसे अच्छी चीज़ जो है इंटेंशन, नीयत बड़ी ज़रूरत है। आपकी नीयत अच्छी है और अच्छे की है, ठीक है, आप बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करते हो तो आपको ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाती है। आप क्या करो यार, आप एक काम करो कि अल्लाह वास्ते काम करना शुरू कर दो। आप मतलब फोटो लिए प्रिंट सेल करो, चैरिटी में दे दो, ठीक है। अब जिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको लग रहा है कि वो एग्जीबिशन कर रही है या कुछ भी कर रही है, फंड रेजिंग के लिए कर रही है, अपनी 10 फोटोज उनको दे दो, चलो जाओ अपने सेल करें, ठीक है, इसका जो पैसा आएगा आप अपने पास रखें। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, जब आप इस तरह के काम कर रहे हो तो आपको एक रीज़न मिल जाता है, यार मैं फ़ोटो इसलिए लूँगा कि फ़ंड रेजिंग के काम आ सकता है, तो आप उसको फिर सेल करते रहे, आपका नाम भी बनता रहेगा, सवाब भी मिलता रहेगा, आपका काम लोगों के सामने भी आता रहेगा, ठीक है। अपने टास्क बना लें कि 2020 का भी ये चौथा महीना चल रहा है, तो दिसंबर 12 तक मेरी कम से कम 100 फोटोज मार्केट में होनी चाहिए प्रिंट्स की सूरत में। आप एक जगह पे कॉमन किसी को फोटो गिफ्ट कर दें, किसी होटल में जाएं, बोलें यार आपके होटल की मैंने एक शानदार फोटो ली, दिखाएं उसको, पहले जस्टिफाई करें कि भैया फोटो उनको गिफ्ट देने की जस्टिफाई करती है कि नहीं करती, जाके गिफ्ट करें, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा फोटोज बड़े प्रिंट लगाएं और प्रिंट करके फ्रेम करके उनको गिफ्ट करते रहें। आपको लग रहा है डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ गए किसी मशहूर होटल में आप जा रहे हैं, दीवारें खाली हैं, उनको मैं जैसे कहता हूँ, मैं उनको कहता हूँ दीवारें क्यों खाली हैं आपकी, फोटो लगाएं यहाँ पर, बोला फोटोज कहाँ से लें, कार्ड दें अपना, मेरा कार्ड है, आप मुझसे प्रिंट लें। अगर वो पैसे देता है वेल एंड गुड, नहीं देता फ्री में दे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अपना कार्ड उसमें लगा के आप लगा के दे दें उनके साथ फोटो में, या एक वो पेपर पे प्रिंट करके फोटो की डिटेल आप बता दें, साथ में अपनी डिटेल रख के कॉन्टैक्ट को लगा के फ्रेम करके उनको दे दें, ये लें फोटो लगाएं दीवार पर, ठीक है सर, ये कहानी है। सर हम ये सेशन अपना ख़त्म करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का बहुत और नवाजिश सर आपने। बहुत सारी नॉलेज का जो थैंक यू आपने सो मच। हमें इस शॉर्ट टाइम में पहुंचाने की कोशिश करी। हमारे लिए थैंक यू। आपका एक एक लफ्ज बहुत जरूरी है। आप ऐसा ना कहें और ना समझें। नहीं नहीं, जरूरी तो खैर, जरूरी कितना ही आपने सोचना है, मैं अपनी तरफ से एक बात करके चला जाऊंगा, आपने सोचना है कि यार आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, आपने जो मुझसे मतलब, इसमें ये नहीं है कि मैं अगर, हो सकता है काफी लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, दुनिया है, मैं इंसान हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई बात समझ में आ रही है कि यार ये बात इसने ठीक है, एक्सेप्ट करें, कोई मसला नहीं है सर, बाकी ओके दुआओं सर। की दरख्वास्त है सकते हैं सर बिल्कुल। इंशाल्लाह। ओके सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।